ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टैलेंट अवेकनिंग, ड्रैकोनिक ओवरलॉर्ड ऑफ द एपोकैलिप्स। अध्याय 151, झांग लियान की जिम्मेदारी। जब व्हाइट कॉमेट्स ने अचानक अपना भोजन बंद कर दिया तो मार्कस और एलेना अपनी सीटों के किनारे पर बैठे थे। लेकिन वे समझ गए थे कि वे अभी बहुत कुछ झेल चुके हैं और उनके लिए कुछ निजी जगह की चाहत होना स्वाभाविक था। ठीक है दोस्तों, लगता है कि व्हाइट कॉमेट्स अब ठीक हो चुके हैं और उन्हें कुछ समय चाहिए। वे अभी हमारे सितारे नहीं रह सकते, मार्कस ने अपनी आवाज़ में दृढ़ता दिखाई। तो हम शायद बाद में उनसे बात करेंगे। एलेना ने सिर हिलाया। अभी के लिए हमारा ध्यान बरसेकर्स पर होना चाहिए। खबर है कि उनकी गिल्ड मास्टर लेडी आन्या आ गई हैं और उन्हें जीत की ओर ले जाने के लिए तैयार हैं। मार्कस ने उत्साह में अपनी मुट्ठियां भींच लीं। ओह, तो बरसेकर्स खेल में वापस आ गए हैं। लगता है कि दूसरे गिल्ड अपनी सुरक्षा कम नहीं कर सकते। तो क्यों न हम देखें कि हमारे कई सालों के विजेता इस साल फिर से कैसे जीत का दावा करने जा रहे हैं। ... इस बीच झांग परिवार की संपत्ति में लेडी लियान अपनी हवेली में एक आलीशान सोफे पर लेटी हुई थी। वह एक काले और चांदी के कपड़े पहने हुए थी, जबकि वह एक नीले होलोग्राफिक डिस्प्ले पर लाइव स्ट्रीम देख रही थी। उसका मन घटनाओं को देखते हुए भटक रहा था। वह एलिस्टर, वह एक दिलचस्प युवक है, उसने खुद से कहा, उसकी आंखें स्क्रीन पर टिकी हुई थीं, फीड कटने से पहले के क्षणों को याद करते हुए। उसके चारों ओर की हवा लगभग मास्टर स्पेड के समान है। कितना दिलचस्प है, उसने पास में रखे रेड वाइन के गिलास से एक घूंट लेते हुए कहा। दस्तक दस्तक, उसके कमरे के बड़े से दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ गूंजी। अंदर आओ, उसने आवाज़ लगाई। दरवाज़ा खुला और एक नौकरानी थोड़ा झुकते हुए अंदर आई। माफ़ करना लेडी लियान, परिवार के मुखिया ने आपसे मिलने की मांग की है। वह मीटिंग रूम में आपकी उपस्थिति का इंतजार कर रहा है। लेडी लियान की भौहें भ्रम में सिकुड़ गईं। अगली बड़ी पारिवारिक बैठक अब से कुछ दिनों बाद है। वह क्या चाहता है, उसने कहा और धीरे से कांच का प्याला पास में एक मडराती हुई मेज पर रख दिया। नौकरानी घबरा गई। उसने आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलने की मांग की, मेरी लेडी। कोई मीटिंग नहीं चल रही है। लेडी लियान ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, उनकी गहराई में संदेह दिखाई दे रहा था। ओह, सच में? वह शालीनता से उठी, पास की कुर्सी पर लिपटा हुआ एक फर वाला दुपट्टा पकड़ा। एक नर्म आवाज़ में उसने अपने भेड़िए को पुकारा, फेनरीर, मेरे पीछे आओ। मुझे आश्चर्य है कि वह बूढ़ा आदमी अब क्या चाहता है। फेनरीर, उसका राजसी चांदी का भेड़िया खड़ा हुआ और उसके बगल में चला गया। लेडी लियान दालान में बाहर निकली, अपने और फेनरीर के चित्रों के पास से गुजरी। हवेली की विलासिता हर विवरण में स्पष्ट थी, चाहे वह कुशलता से तैयार की गई सजावट हो या पॉलिश किए गए फर्श और दीवारों पर लटकी हुई विशाल नक्काशी। जब वह मुख्य भवन की ओर बढ़ी तो उसके दो अंगरक्षक उसके पीछे पीछे चल रहे थे, जो खूबसूरती से बनाए गए बगीचे से होकर गुजर रहा था। मुख्य द्वार पर पहुंचने पर वहां तैनात अंगरक्षकों ने दरवाजे खोले और उसे गहरे झुककर अभिवादन किया। शाम हो, युवा मिस। लेडी लियान ने भव्य हॉल से होते हुए अपने कदम आगे बढ़ाए, कांच के डिस्प्ले में लगी अजीबोगरीब मडराती तकनीक के पास से गुजरी। एक विशेष रूप से बड़े कांच के डिस्प्ले ने उसका ध्यान खींचा। अंदर एक सुनहरी तलवार की मूठ मंडरा रही थी, जो एक सुखदायक आभा उत्सर्जित कर रही थी जो उसके आसपास की हवा को शांत कर रही थी। इसे देखते हुए वह रुक गई, मानो वह नज़ारा देखना चाहती हो। उसने आखिरकार एक आह भरी, उसके कंधे झुक गए और वह खुद को बुदबुदाने से रोक नहीं पाई। पिताजी, आप कहाँ चले गए? उसने अनिच्छा से अपनी आंखें डिस्प्ले से हटा लीं और अपने रास्ते पर आगे बढ़ गई। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई, उसके कदम गलियारों में गूंज रहे थे। जब वह मीटिंग रूम के पास पहुंची तो उसके दिमाग में यह विचार कौंधने लगे कि इस अप्रत्याशित संबंध के पीछे क्या कारण हो सकता है। उसने जो कुछ भी होने वाला था उसके लिए अपनी हिम्मत जुटाई, ये जानते हुए कि झांग परिवार में कभी भी कुछ भी सीधा सादा नहीं होता। लेडी लियान परिवार के बैठक कक्ष के दरवाजे पर पहुंची और खुद को संभाला। उसने गहरी सांस ली और बोलने से पहले खटखटाया। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अंदर से एक गहरी आवाज़ ने जवाब दिया, अंदर आओ। उसने भारी लकड़ी के दरवाजे खोले, जिससे एक मंद रोशनी वाला बैठक कक्ष दिखाई दिया। कमरे में एक विशाल चिकनी मेज थी जो मंद रोशनी में चमक रही थी। मेज के ऊपर कई होलोग्राफिक खिड़कियां थीं, जो एक ठंडी नीली चमक बिखेर रही थी जो कमरे के अंधेरे के साथ बिल्कुल विपरीत थी। दीवारों पर छायाएं फैली हुई थीं, जिससे हवा तनावपूर्ण हो रही थी। कमरे के अंत में परिवार का मुखिया खड़ा था, उसकी पीठ उसकी ओर थी, रात के आसमान में लटकते चांद को घूर रहा था। वह एक लंबा, प्रभावशाली व्यक्ति था, जिसका चेहरा तीखा, कोणीय और तीखी नीली आंखें थीं। उसके चांदी के बाल बड़े करीने से पीछे की ओर कंघी किए हुए थे और उसने बेदाग ढंग से सिलवाए गए चांदी के लबादे पहने हुए थे जो उसकी शक्तिशाली उपस्थिति को और भी बढ़ा रहे थे।
उसका नाम झांग जियान था और वह अपने सीधे सादे रवैये, तीखी जुबान और उतने ही तेज दिमाग के लिए जाना जाता था। सीधे और व्यवहारिक होने की उसकी प्रतिष्ठा अच्छी तरह से अर्जित की गई थी और यह उसके ये गुण ही थे जो उसे अपने पिता की तुलना में परिवार के प्रभाव को बेहतर ढंग से बढ़ाने की अनुमति देते थे। लियान, झांग जियान ने बिना मुड़े कहा, उसकी आवाज़ ठंडी और मांग वाली थी। परिवार की सबसे बड़ी परियोजना में योगदान देने की आपकी योजना कैसी चल रही है? मुझे उम्मीद है कि आप मुझे फिर से निराश नहीं करने की योजना बना रहे हैं। लियान तनाव में आ गई, उसकी उंगलियां उसके दुपट्टे के किनारे को पकड़ रही थीं। मैं एक मास्टर से संपर्क करने में कामयाब रही हूं जो खनन में मददगार होगा। वह और मैं एक समझौते पर आ गए हैं और एक बार जब मैं अपना काम पूरा कर लूंगी तो उसने अपनी पूरी मदद करने का वचन दिया। उसने अपनी आवाज़ को स्थिर रखने की कोशिश करते हुए जवाब दिया। झांग जियान ने धीरे से उसका सामना किया और उसके चेहरे पर संदेह भरा भाव था। मास्टर, तुम कहते हो? मुझे बहुत संदेह है कि कोई स्वामी आपकी बात पर ध्यान देगा। वे भौतिक चीज़ों से विमुख हैं, इसलिए उन्हें मनाने के लिए पैसे का इस्तेमाल करना व्यर्थ है। मेरे साथ झूठ मत बोलो बच्चे। मैं कभी नहीं। लियान ने विरोध करने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन झांग जियान ने अपना हाथ उठाकर उसे रोक दिया। चुप रहने की मांग की। मैंने ईमानदारी से आपको ये देखने के लिए यहाँ नहीं बुलाया कि क्या आपके पास कोई योजना है। सच कहूँ तो मुझे संदेह है कि आपके पास कोई योजना भी है। अगर आपके पास है भी तो यह उल्लेखनीय नहीं होगा, जैसा कि आप हमेशा करते हैं। मैं जो चाहता हूं वह यह है कि आप व्यक्तिगत रूप से एक महत्वपूर्ण संबंध बनाकर हमारे परिवार को मजबूत करें। लियान उलझन में था। तुम्हारा क्या मतलब है? झांग जियान ने अपनी निगाहें उस पर टिका दी, उसकी आंखें सख्त हो गईं। तुम्हारी उम्र में तुम्हारे सभी चचेरे भाई बहनों की शादी बहुत पहले हो चुकी है। इन यूनियनों के जरिए जो संबंध बनते हैं वे हमारे परिवार के समृद्ध बने रहने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। लियान का चेहरा काला पड़ गया। वह जानती थी कि यह कहाँ जा रहा है और उसे यह पसंद नहीं आया। ये फिर से। झांग जियान का स्वर और भी गंभीर हो गया। क्या यह अनादर है लियान? लियान का जबड़ा कस गया क्योंकि वह अपना संयम बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रही थी। नहीं, यह अनादर नहीं है। मैं बस यह नहीं समझ पा रही हूं कि यह अचानक इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया है। झांग जियान करीब आया, उसकी नज़र ठंडी हो गई। यह अचानक नहीं हुआ है, यह हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है। हमारे परिवार की ताकत सिर्फ हमारे संसाधनों में नहीं बल्कि हमारे गठबंधनों में निहित है। मुझे यकीन है कि आप इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हैं और इसलिए इस घर की बेटी के रूप में आपको गठबंधन को सुरक्षित करने में अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी होगी। अध्याय 152, झांग लियान की जिम्मेदारी भाग 2। लियान ने अनिच्छा से बात की और पूछा, उसकी आवाज़ निराशा से भरी हुई थी। इस बार कौन है? परिवार का मुखिया रुक गया, उसकी तीखी नीली आंखें उस पर टिकी रहीं। मुझे यकीन है कि तुम लाइव स्ट्रीम देख रही हो। उसके बारे में क्या? लियान ने पूछा। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। झांग जियान ने जारी रखा, वह सफ़ेद धूमकेतु वाला। उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। लियान ने भी अपनी आंखें सिकोड़ लीं। मुझे मत बताओ। हाँ, उसने उसे बीच में ही रोक दिया। समन करने वाला लड़का। तुम उससे शादी करोगी? लियान को इस निहितार्थ पर एक तीखी चुभन महसूस हुई। अपनी पोती को एक बच्चे को दे रही हो। क्या तुम उसे परिवार के खजाने से किसी तरह का पुराना अवशेष नहीं दे सकती और उससे एक एहसान नहीं मांग सकती? झांग जियान ने आह भरी। मैं तुम्हारी बुद्धिमत्ता के स्तर से निराश हूँ लियान। मुझे लगा कि यह तुम्हारी सबसे बड़ी योग्यता है। अगर हमने ऐसा कुछ किया तो न केवल गिल्ड उसकी मदद पाने के लिए आधिकारिक अनुबंध की मांग करेगा, बल्कि उसे हमारे प्रतिस्पर्धियों की मदद करने से कौन रोक सकता है। इसके अलावा जल्द ही उस युवक को किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। प्रसिद्धि, वह पहले से ही प्रसिद्ध है। पैसा, उसके ड्रैगन में से एक स्केल से लाखों यूनियन क्रेडिट मिल सकते हैं। वह अपने वर्तमान स्तर पर इतना ही हासिल कर सकता है। कल्पना कीजिए कि एक साल बाद उसका अस्तित्व कितना भयानक होगा। वह करीब आया और इसलिए हमें इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए और उसे कुछ ऐसा देना चाहिए जो उसके पास जीवन साथी न हो। उसे हमारे परिवार के सदस्य के रूप में सुरक्षित करना न केवल इस परियोजना को सुचारू रूप से पूरा करना सुनिश्चित करेगा बल्कि भविष्य में हमारे परिवार को छलांग और सीमा से बढ़ने में भी मदद करेगा। मुझे यकीन है कि आप भी इसे स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। लियान ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, उसके नाखून उसकी हथेलियों में धंस गए। दादाजी, यह अपमानजनक है। वह तो बस एक लड़का है और आप उसे जीवन भर के लिए हमारे परिवार से बांधने की बात कर रहे हैं। आप ऐसा कहते हैं, लेकिन दूसरे परिवारों को भी अपनी बेटियों को उसके पीछे भेजने से कौन रोक सकता है? और जैसा कि मैंने पहले कहा, मैंने पहले ही एक मास्टर से मदद हासिल कर ली है, इसलिए मैं इस पर बहस नहीं हो सकती लियान। झांग जियान की अभिव्यक्ति सख्त हो गई क्योंकि उसने उसे बीच में ही रोक दिया। चाहे तुम्हें वह मास्टर मिले या न मिले, तुम वही करोगी जो तुम्हें बताया जाएगा। हमारे परिवार का भविष्य इस पर निर्भर करता है।
ये स्पष्ट था कि बूढ़ा जियान इस परिदृश्य में बड़ी मछली पकड़ने जा रहा था कि एलिस्टर का उनके परिवार का सदस्य बनना और परिवार को समृद्ध बनाने में मदद करना, अंत तक उनकी सहायता के साथ भविष्य को देखना इस एक प्रमुख परियोजना में सफल होने से कहीं अधिक दिलचस्प था। लियान का जबड़ा कस गया, उसकी आंखें गुस्से से चमक उठीं। और मेरे भविष्य के बारे में क्या? क्या मुझे अपने जीवन में कुछ कहने का अधिकार नहीं है? झांग जियान की आंखें उसकी आंखों से टकरा गईं। तुम्हारा भविष्य परिवार का भविष्य है। अपनी जगह मत भूलना, बच्चे, या तुम मुझे निराश करना चाहते हो जैसे तुम्हारे बेकार पिता ने किया। लियान ने अपने दांत पीस लिए, उसे उसके शब्दों से चुभन महसूस हुई। वह कुछ कहना चाहती थी लेकिन बूढ़ा जियान फिर से बोल पड़ा। मैंने उस लड़के को अपनी मर्जी से चलने दिया और अब वह कहाँ है? मूर्ख को शायद अंग भंग करके किसी राक्षस की भूख मिटाने के लिए चबाया गया होगा। ये सब इसलिए क्योंकि वह किसी टूटी हुई चमकदार तलवार के हिस्सों की तलाश में किसी साहसिक कार्य पर जाना चाहता था। दयनीय। देखो लियान, तुम पहले से ही काफी बेकार हो। वह व्हाइट कॉमेट लड़का शायद भाग्यशाली हो, लेकिन तुम निश्चित रूप से नहीं हो। तुम शक्तिशाली, प्रसिद्ध नहीं हो, न ही तुम भाग्यशाली हो। वास्तव में यह आपके जीवन का वह पहलू है जिसकी आपको सबसे अधिक कमी है। आपके पास केवल एक ही चीज़ है जो आपके पास है, वह है आपका तेज दिमाग और आपका शरीर। वास्तव में आपकी पीठ पर उस बड़े निशान के साथ मुझे किसी को आपसे शादी करने देने में शर्म आनी चाहिए। तो मुझे नहीं पता कि आपको ये गलत अभिमान या उच्च आत्मसम्मान कहाँ से मिल रहा है, बच्चे। बेहतर होगा कि आप इसे छोड़ दें और वही करें जो मैं आपको बताता हूँ। लियान मुड़ी, उसका दिल अपने दादा की मांगों के बोझ से भारी हो गया। उसने खुद को संभालने की कोशिश करते हुए एक गहरी सांस ली। ठीक है, मैं ये करूँगा। बूढ़े जियान की सख्त निगाहें लियान पर टिकी रहीं क्योंकि वह बोलना जारी रखता था। बंजब भूमि प्रदर्शन कार्यक्रम कुछ दिनों में समाप्त हो जाएगा। इसके समाप्त होने के बाद संघ आमतौर पर गिल्ड के प्रयासों का जश्न मनाने के लिए एक पार्टी आयोजित करता है। स्वाभाविक रूप से शीर्ष परिवारों को आमंत्रित किया जाएगा। तुम्हें वहां के लड़के के साथ मिलकर एक चिंगारी जलानी चाहिए। ये तुम्हारे लिए खुद को कुछ बनाने का आखिरी मौका है। मेरा सुझाव है कि आप इसे खराब न करें। फेनरीर उसकी अनिच्छा को समझ सकता था। उसने अपना सिर उसके बगल में रगड़ा, धीरे से उसे सांत्वना देने की कोशिश की। लियान ने अनिच्छा से अपना सिर झुकाया। हाँ दादाजी। बूढ़े जियान ने उसे एक हाथ हिलाकर विदा किया। अब आप जा सकते हैं। लियान मुड़ी और कमरे से बाहर चली गई। उसके कदम उसके दादा की उम्मीदों के भार से भारी लग रहे थे। जैसे ही वह हवेली से बाहर निकली, उसने अपने 2 अंगरक्षकों का सामना किया जो उसका इंतजार कर रहे थे। कैसा रहा? उनमें से एक ने चिंतित होकर पूछा। परिवार के मुखिया को क्या चाहिए था? लियान एक पल के लिए चुप रही, उसके विचार घूम रहे थे। वह कुछ देर तक चलती रही और आखिरकार जब वह बगीचे में पहुंची तो रुक गई। चांदनी ने दृश्य पर एक नर्म चांदी की चमक बिखेरी। उसने चांद की ओर देखा, उसकी अभिव्यक्ति शून्य लग रही थी। उसके अंगरक्षकों को लगा कि वह परेशान लग रही थी, इसलिए वे रुक गए और एक दूसरे को चिंतित नजरों से देखा। क्या आप ठीक हैं, मिस लियान? दूसरे अंगरक्षक ने धीरे से पूछा। लियान ने अपने दांत पीस लिए, उसकी हताशा फूट पड़ी। मुझे किसी बेशकीमती हंस की तरह नहीं सौंपा जाएगा। मैं खुद को बिना किसी को बताए साबित कर दूंगी कि मैं उपयोगी हूँ। फेनरीर ने फिर से उसके बगल में हाथ फेरा, चुपचाप अपना समर्थन दिखाया। उसके अंगरक्षक उससे आश्वस्त हुए। उसके अंगरक्षकों ने एक दूसरे को देखा, इससे पहले कि पहला अंगरक्षक बोलता। हमें आप पर विश्वास है, मिस लियान। आप होशियार और साधन संपन्न हैं। आप निश्चित रूप से कुछ न कुछ पता लगा लेंगी। दूसरे अंगरक्षक ने सिर हिलाया। हम आपकी हर संभव मदद करने के लिए यहाँ हैं। आप ये सब अकेले नहीं कर रही हैं। लियान के तनावग्रस्त कंधे थोड़े ढीले हुए और उसने एक छोटी आभारी मुस्कान बिखेरी। धन्यवाद, मैं आपके समर्थन की जितनी सराहना करती हूँ उससे कहीं ज्यादा करती हूँ। उसने एक गहरी सांस ली और अपने कंधों को सीधा किया। हमें श्री स्पेड की चाहत की वस्तुओं को खोजने के लिए अपने प्रयासों को दोगुना करना होगा। अगर हम उन्हें प्रभावित कर पाते हैं तो शायद हम भविष्य में फिर से उनकी मदद प्राप्त कर सकें। और इसलिए यही उसकी आशा और उसकी योजना थी, बिना किसी समझौते के अपनी योग्यता साबित करना। हालांकि उसे जल्द ही पता चल जाएगा कि चीजें हमेशा योजना के अनुसार नहीं होती हैं। एलिस्टर और उसके ड्रैगन के साथ वापस आकर रेवन ने अपनी बड़ी तलवार के एक झटके से आखिरी राक्षस को मार गिराया। ब्लेड ने राक्षसों को आसानी से चीर दिया। राक्षस के गिरते ही जमीन थोड़ी हिली, जो लड़ाई के अंत का संकेत था। एलिस्टर टेरा के सिर के ऊपर खड़ा था। उसने चारों ओर देखा। टेरा, क्या यहाँ सभी राक्षस हैं? उसने पूछा। उसकी आवाज़ घाटी में गूंज रही थी। टेरा की गहरी नीली आंखें चमक उठीं जब उसने भी चारों ओर देखा। उसकी आंखें छाया दूर के कोनों और दूर दूर तक देख सकती थीं। एक छोटे से विराम के बाद उसने सिर हिलाया। बस इतना ही मेरे प्रभु। आसपास कोई राक्षस नहीं है।
अच्छा किया आप सभी ने, एलिस्टर ने कहा, उसकी आवाज़ में संतुष्टि का भाव था। अब टेरा, घाटी के सभी किनारों को एक काफ़ी बड़ी दीवार से सुरक्षित कर दो। टेरा ने एक छोटे से सिर हिलाकर स्वीकार किया। समझ गया। उसने अपने सामने के बाएं पैर को हल्के से पटका, जिससे उसके पैरों से मान की लहर फैल गई। जमीन ने जवाब दिया और घाटी के चारों ओर दीवारें खड़ी होने लगीं, जिससे एक दुर्जय अवरोध बन गया जिसने क्षेत्र को किसी भी संभावित राक्षस खतरे से बचा लिया। दीवारों के जमने पर एलिस्टर ने अपने चेहरे पर एक शांत लेकिन संतुष्ट भाव के साथ देखा। उसने अपने मुखौटे के किनारे एक बटन क्लिक किया। रेन, हमारा काम हो गया। इसे कॉपी करें। रेन की आवाज़ वापस आए। अब उसने एक और एयर फिल्टर मास्क पहना हुआ था। मैं पिकअप टीम को अपडेट रिले करूंगा। अच्छा काम एलिस्टर। एलिस्टर ने अपना ध्यान वापस अपने ड्रैगन पर लगाया। ड्रैगन ने अपनी तलवार घुमाई, जिससे उस पर लगा राक्षस का खून नीचे फर्श पर बिखर गया। टेरा के सुनहरे तराजू थोड़े चमक उठे जब उसने नई बनी दीवारों का निरीक्षण किया। सिंडर भी किसी भी नए खतरे के लिए क्षितिज को स्कैन कर रहा था। फिर एलिस्टर ने रेन को फिर से बुलाया। यहाँ सब कुछ ठीक लग रहा है रेन, हम अब विदा लेते हैं। रेन की आवाज़ संचार के जरिए वापस आए। समझ गया, लेकिन जितनी जल्दी हो सके वापस लौट आओ। जल्दी ही सुबह हो जाएगी, याद रखना हम फिर से पीछे नहीं रह सकते। मैं समझता हूँ, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एलिस्टर ने जवाब दिया। ड्रैगन अपने ड्रैकोनिक रूप में वापस आ गया। उसके शक्तिशाली पंख खुल गए। एक शक्तिशाली छलांग के साथ वह और दूसरे ड्रैगन आकाश में उड़ गए, आकाश में भाले की तरह उड़ते हुए और दूर तक चले गए। इस बीच हिरोशी ट्रक के बाहर खड़ा था, क्षितिज को सोच समझकर देख रहा था क्योंकि एलिस्टर और उसके ड्रैगन धीरे धीरे दूर चले गए। रेज़ोरब्रीन, जो पास में खड़ा था, ने अपनी एक अच्छी आंख से उसे देखा, जबकि हिरोशी ने बुदबुदाया, तो वे अब अपने रास्ते पर हैं। वह रेज़ोरब्रीन की ओर मुड़ा। अरे रेज़ोरब्रीन, कभी सोचा है कि किस तरह के राक्षस को ड्रैगन भोजन के रूप में परोसा जा सकता है? रेज़ोरब्रीन की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। क्या पूछने का कोई मतलब है? हिरोशी ने सोच समझकर अपने जबड़े के नीचे अपना हाथ रखा। अच्छा, एलिस्टर के पास अब कुछ समय से उसके ड्रैगन हैं, लेकिन मुझे याद नहीं कि उसने कभी उन्हें खिलाने के लिए कुछ लाया हो। अगर उसने लाया भी था तो ये कुछ बड़ा होना चाहिए, क्योंकि उसके पास 3 ड्रैगन हैं। लेकिन हमने उसे कभी कुछ लाते नहीं देखा। और अगर उसने नहीं लाया तो उसने अपने ड्रैगन को कैसे खिलाया? रेज़ोरब्रीन ने अपनी बाहें मोड़ते हुए एक आह भरी। मुझे नहीं पता, और मुझे ईमानदारी से परवाह भी नहीं है हिरोशी। वे सरीसृप हैं। मुझे लगता है कि उनके पाचन की दर उनके आसपास की गर्मी या ऐसी ही किसी चीज़ पर निर्भर करती है। हिरोशी ने निराशा में आह भरी। तुम ठीक से मेरी बात नहीं सुन रहे हो। बात यह है कि मुझे नहीं लगता कि उसने पहले कभी उन्हें खिलाया है। अगर उसने खिलाया होता तो हमें पता होता। तो अगर उसने नहीं खिलाया है तो उसे कैसे यकीन है कि यह कोई पवित्र अनुष्ठान नहीं है जिसे इंसानों को नहीं देखना चाहिए? रेज़ोरब्रीन ने हिरोशी को संदेह भरी नज़र से देखा। क्या आप ये सुझाव दे रहे हैं कि एलिस्टर के ड्रैगन को खाने की ज़रूरत नहीं है, या वह कुछ छिपा रहा है? हिरोशी ने कंधे उचका दिए। मुझे यकीन नहीं है, लेकिन यह अजीब है, क्या आपको नहीं लगता? वह गिल्ड के इर्द गिर्द रहा है, फिर भी किसी ने ध्यान नहीं दिया कि उसने इन 2 अन्य ड्रैगन को कब बुलाया। वह बस अचानक सामने आता है और दूसरा नाम कहता है और दूसरा सामने आ जाता है। रेज़ोरब्रीन ने फिर से आह भरी, स्पष्ट रूप से हताश। देखो हिरोशी, एलिस्टर के ड्रैगन हमारी चिंता का विषय नहीं हैं। चाहे वह उन्हें खिलाए या नहीं, वे ठीक ठाक हैं। आइए हम इस बात पर ध्यान दें कि हमें क्या करना है। इसके अलावा वह जब भी बाहर निकलता है तो उन्हें खिला सकता है या कुछ और। हिरोशी ने रुककर रेज़ोरब्रीन को देखा और उसके चेहरे पर हैरानी भरी अभिव्यक्ति थी। तुम कौन हो और तुमने रेज़ोरब्रीन के साथ क्या किया है? अरे हिरोशी, तुमने सेक्टर एक्स में अपना सिर पीछे से मारा या कुछ और? रेज़ोरब्रीन ने थोड़े परेशान स्वर में पूछा। बिल्कुल नहीं, तुम अजीब हो। तुम्हारी स्वाभाविक प्रतिक्रिया कुछ इस तरह होनी चाहिए थी। मुझे यकीन है कि वह अपने ड्रैगन को उन कालकोठरियों में खिलाता है जहां वह गुप्त रूप से छापा मारता है और उनसे जो भी कमाता है वह ले लेता है और सारा लाभ अपने पास रख लेता है। मुझे यकीन है कि इसीलिए उसने आदेशों की अवहेलना करने की अनुमति मांगी और इसलिए कि वह कालकोठरियों पर छापा नहीं मारेगा। हाँ, कुछ ऐसा ही। रेज़ोरब्रीन ने आह भरी। मैं ऐसा कुछ करने के मूड में नहीं हूँ। इसके अलावा रेन का कहना है कि वह बच्चे पर भरोसा करता है और मैं रेन पर भरोसा करता हूँ, इसलिए मैं उसे एक मौका देने को तैयार हूँ। वह अपने ड्रैगन को कैसे खिलाता है ये हमारी समस्या नहीं है, ये हमारी और गिल्ड की मदद करने के लिए वह क्या करता है ये हमारी समस्या है। हिरोशी ने अनिच्छा से सिर हिलाया। हाँ, तुम सही हो, लेकिन यह अभी भी आपको आश्चर्यचकित करता है। जब वे वहाँ खड़े थे तो सुबह का सूरज दूर से उगने लगा, जिससे लंबी परछाइयाँ पड़ रही थीं। रेज़ोरब्रीन ने हिरोशी के कंधे पर थपथपाया। हालांकि मैं झूठ बोलूंगा अगर मैं कहूं कि मैंने उसे पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है,
लेकिन मेरा एक हिस्सा अभी भी उस बच्चे से नफरत करता है। देखो, ये वही रेज़ेग्रीन है जिसे मैं जानता हूँ। हिरोशी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे चिंता थी कि तुम्हारी जगह किसी विज्ञान फिल्म के किसी आकार बदलने वाले राक्षस ने ले ली है। ओह, चुप रहो हिरोशी, रेज़ेग्रीन ने तीखी आवाज में कहा। हे, तुम्हें मुझे बनाना होगा, हिरोशी ने चिढ़ाते हुए कहा। इस बीच जब वे आसमान में उड़ रहे थे, टेरा खुद को रोक नहीं पाए और पूछ बैठी, अब आप क्या करने जा रहे हैं मेरे स्वामी? एलिस्टर आत्मविश्वास से अपने सिर के ऊपर बैठा हुआ एक पल के लिए विचार कर रहा था। सबसे पहले मैं अपनी दूसरी जागृति प्राप्त करने जा रहा हूँ। क्या ऐसा है? टेरा ने पूछा, उसकी आवाज़ जिज्ञासा और उत्साह से भरी हुई थी। हाँ, और साथ ही मैं अपने पहले ड्रैगन गिरोह को बुलाऊंगा। अध्याय 154, दूसरा रक्तरेखा जागरण, एक और स्मृति। थोड़ी देर तक उड़ान भरने के बाद एलिस्टर ने अपने ड्रैगन को एक बहुत पुराने फुटबॉल स्टेडियम के पास उतरने का आदेश दिया, जो जीर्ण शीर्ण और जंग खा चुका था। जैसे ही वे नीचे उतरे, खंडहर हो चुकी संरचना दिखाई देने लगी, जिसके स्टैंड अब ढह रहे थे और वनस्पतियों से भर गए थे। एलिस्टर ने शानदार तरीके से लैंड किया और टेरा को उतारा। मैदान पर वह अपने ड्रैगन की ओर मुड़ा। टेरा, सिंडर, ड्रेवन, जब तक मैं जागरण की प्रक्रिया से गुजर रहा हूं, तब तक मेरे शरीर पर नजर रखना। हालांकि तुम तीनों के इस तरह अपनी आभा को बाहर निकालने के बाद कोई भी राक्षस तुम्हारे करीब आने की हिम्मत नहीं कर सकता। लेकिन सावधान रहना, कभी भी नुकसानदेह नहीं हो सकता। ड्रेवन ने सिर हिलाया, उसके विशाल शरीर ने मैदान पर एक बड़ी छाया डाली। समझ गया मेरे स्वामी। टेरा, उसके सुनहरे तराजूफी के प्रकाश में चमक रहे थे, उसने भी सिर हिलाया। हम तुम्हें सुरक्षित रखेंगे, उसने उसे आश्वासन दिया। उसकी आंखें किसी भी संभावित खतरे के लिए अपने आसपास की चीजों को स्कैन कर रही थीं। सिंडर आगे बढ़ी, उसकी लाल आंखों में चिंता की झलक थी। क्या आपको यकीन है कि आप ठीक हो जाएंगे मेरे प्रभु? उसने पूछा, उसकी आवाज़ चिंता से भरी हुई थी। पिछली बार आप बेहोश हो गए थे और बहुत दर्द में थे। क्या आपको यकीन है कि आप फिर से इससे गुजर सकते हैं? एलिस्टर रुक गया, सिंडर की चिंता के प्रदर्शन से चौंक गया। लेकिन ये पहली बार नहीं था जब उसने अपना नर्म पक्ष दिखाया था, इसलिए यह पूरी तरह से अजीब नहीं लगा। उसने उसके अगले पैर पर हाथ रखते हुए आश्वस्त होकर मुस्कुराया। मैं ठीक हो जाऊंगा सिंडर, यह ऐसा कुछ नहीं है जिससे मैं पहले न गुजरा हूं। सिंडर ने राहत की सांस ली, हालांकि उसकी आंखों में अभी भी चिंता के भाव थे। ठीक है मेरे प्रभु, उसने कहा, उसे जगह देने के लिए पीछे हट गई। फिर एलिस्टर ने एक आह भरी, अपने विचारों में ड्रैगनफोज को पुकारा। जागृति शुरू करो, मन ही मन आदेश दिया। उसी क्षण प्रक्रिया शुरू होते ही एलिस्टर का शरीर मंद मंद चमकने लगा। हालांकि उनके तकनीकी सूट ने उनमें से अधिकांश को छिपा लिया था, लेकिन उनका दिल एक शानदार सुनहरी रोशनी से चमक उठा। एलिस्टर के घुटने मुड़ गए और वह जमीन पर गिर पड़ा। अपनी छाती को पकड़ते हुए उसने सिस्टम की आवाज़ को अपने दिमाग में गूंजते हुए सुना। खिलाड़ी की हड्डी की संरचना का 30% पुनर्निर्माण। नोटिस, यह एक बहुत ही दर्दनाक प्रक्रिया होने जा रही है। ओघा, एलिस्टर चिल्लाया, उसकी आवाज़ सुनसान स्टेडियम में गूंज उठी। उसने जल्दी से अपने दांत पीस लिए, अपने शरीर में उमड़ रहे असहनीय दर्द को सहने की कोशिश कर रहा था। उसकी मांसपेशियां तनावग्रस्त हो गईं और वह महसूस कर सकता था कि उसका दिल धड़क रहा है और गर्म हो रहा है, जैसे कि उसमें आग लगी हो। सिंडर आगे बढ़ा, उसकी आंखें चिंता से चौड़ी हो गईं। मेरे प्रभु, क्या आप ठीक हैं? उसने पूछा, उसकी आवाज़ थोड़ी कांप रही थी। एलिस्टर ने अपना सिर उठाने में कामयाब रहा, उसका चेहरा दर्द से विकृत हो गया। मैं ठीक हूँ सिंडर, उसने हौंफते हुए कहा। बस इससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। टेरा और ड्रैवन ने चिंतित नज़रों का आदान प्रदान किया, लेकिन वे सतर्क रहे। उनकी आंखें किसी भी संभावित खतरे के लिए आसपास की चीज़ों को स्कैन कर रही थीं। दर्द बढ़ गया और एलिस्टर का शरीर ऐंठने लगा। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई और उसे लगा जैसे उसका पूरा अस्तित्व अंदर से टूटकर फिर से बनाया जा रहा है। उसके शरीर का हर रेशा दर्द से चीख उठा, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। लानत है, इस बार ये थोड़ा ज़्यादा तीव्र है, एलिस्टर ने सोचा और उसने अपने दांत पीस लिए। उसके कैनाइन दांत थोड़े बढ़ गए, अब नुकीले दांतों जैसे लग रहे थे, और बाकी के दांत और भी तीखे हो गए। वह अपने शरीर के अंदर अपनी हड्डियों के टूटने और फिर से बनने की सनसनी को बेतुकी दर से महसूस कर सकता था, और जिस तरह से उसका दिल धड़क रहा था। मैं लगभग फिर से होश खो रहा हूँ। तभी उसके विचारों में एक और सिस्टम नोटिफिकेशन बज उठा। ड्रैगन की आत्मा उत्तेजित हो रही है। डिंग, स्मृति के टुकड़े मिल गए हैं। क्या खिलाड़ी पुनः आत्मसात करना चाहता है या त्यागना चाहता है? हाँ या नहीं? ये फिर से टुकड़ों से, इसका मतलब है कि एक से ज्यादा हैं। रुको, पहला कौन सा था? मुझे यकीन है कि मेरी पहली जागृति में ऐसा कुछ हुआ था, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कि वह स्मृति क्या थी।
इस समय इस सारे दर्द में एलिस्टर क्षण भर के लिए उस फोकस की अंगूठी के बारे में भूल गया था जिसे उसने अपनी उंगली पर सरकाया था, जो एक दर्दनाक याद को रोक रही थी जो उसे सता रही थी। इस सारे दर्द से जूझते हुए वह ठीक से सोच नहीं पा रहा था और वह बस इसे खत्म करना चाहता था। हाँ, यादों के टुकड़ों को फिर से आत्मसात करो। प्रक्रिया। फिर से एलिस्टर को वह अजीब सी अनुभूति हुई, मानो उसके आसपास की दुनिया पिघल रही हो, उसकी पहचान की भावना गायब हो रही हो और सब कुछ काला हो गया हो। उसकी आंखें खुलीं और उसने खुद को एक विशाल हॉल में खड़ा पाया जिसके फर्श सफ़ेद क्वार्ट्ज और सोने से बने थे। उसके चारों ओर कई आकृतियां इकट्ठी थीं और उसके बगल में चांदी के बाल और नीली आंखों वाला एक युवक खड़ा था जो चांदी और काले रंग के शाही कपड़े पहने हुए था। चांदी के कपड़े पहने हुए आदमी ने कहा, 10 कुलों में से सबसे अच्छे लोगों ने अपने सबसे अच्छे लोगों को इकट्ठा किया है, इसलिए आप चुन सकते हैं। उसने आह भरी, योकेसो, तुमने अच्छा किया। ड्रैगन की इस पीढ़ी को देखकर मैं प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। चांदी के कपड़े पहने हुए आदमी योकेसो मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। आप मेरा सम्मान करते हैं मेरे स्वामी। फिर वह मुस्कुराया और उसकी पीली आंखें चमक उठी, उनकी गहराई में एक ड्रैगन खोपड़ी जैसी शिखा दिखाई दी। अब मुझे चुनना है। उन आंखों से उसने चारों ओर देखा, वहां उपस्थित सभी लोगों के शरीर में एक प्रकार की ज्वाला टिमटिमाती हुई दिखाई दी। कई ज्वालाएं बड़ी थीं, कुछ उनकी त्वचा की सतह पर हल्की दिखाई दे रही थीं। लेकिन फिर उसकी नज़र एक आकृति पर पड़ी। उसके बाल काले और चांदी के थे, आंखें लाल थीं और वह काले और चांदी के कवच में लिपटी हुई थी। उसके सींग पीछे की ओर मुड़े हुए थे और उसकी ज्वाला उसके चारों ओर एक तूफान की तरह भड़क रही थी, जिससे दूसरों की ज्वालाएं उसकी नरक की तुलना में मात्र मशालों की तरह लग रही थीं। उसने हंसते हुए कहा, ओह, हमारे यहाँ क्या है, आदिम लोगों में भी ऐसी क्षमता लाखों में एक होती है। उसने अचानक भीड़ में उसकी ओर इशारा किया। तुम, अजीब तरह से काले और चांदी के बालों वाली रसातल शून्य। उसने अपनी सुस्त लाल आंखों को दिखाने के लिए शालीनता से अपना सिर उठाया। हाँ भगवान, उसने कहा। फिर उसने कहा, खुश हो जाओ, मैंने तुम्हें अपना शिष्य बनाने का फैसला किया है। तुम्हारे क्या विचार हैं? उसने फिर से अपना सिर झुकाया। मैं बहुत आभारी हूँ। वह मुस्कुराया। हो, तुम्हारा मुंह एक बात कहता है, फिर भी तुम्हारा दिल और दिमाग दूसरी बात कहता है। कितना दिलचस्प है। अध्याय 155, खंडित स्मृतियाँ। इस बार एलिस्टर के दिमाग में कई खंडित स्मृतियां उमड़ पड़ीं, अलग अलग अधूरे उदाहरण, लेकिन कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण उदाहरण उसके दिमाग के सामने फिर से उभरने लगे। फीका याद अचानक से गायब हो गई और उसकी जगह दूसरी याद आ गई। स्पार्किंग एनर्जी फील्ड की आवाज़ ट्रेनिंग ग्राउंड को घेर रही थी जब ओवरलॉर्ड और काले सफ़ेद बालों वाले एबिस वार्ड, मार्क गैरेट एक दूसरे के सामने खड़े थे। अपने हाथ में ओवरलॉर्ड ने एक लंबा चमकता हुआ भाला पकड़ा हुआ था जिसका ब्लेड हर हरकत के साथ रोशनी को पकड़ रहा था। मार्क गैरेट एक समान भाला पकड़े हुए जिज्ञासा और भ्रम के साथ हथियार को देख रहा था। मेरे प्रभु, हम इनसे ट्रेनिंग क्यों कर रहे हैं? आपको पता होना चाहिए कि मेरे कबीले ने हमेशा छोटे हथियारों से ही लड़ाई पर ध्यान केंद्रित किया है। ओवरलॉर्ड कुछ दूरी पर खड़ा था, आराम से लेकिन बिना किसी मौके के। उसने अपने चेहरे पर एक सख्त नज़र के साथ उसकी नज़र का सामना किया। ये सब एक उद्देश्य के लिए है। आपको बहुत ज़्यादा सवाल नहीं पूछने चाहिए, बस अपने प्रशिक्षण पर ध्यान दें। मार्क गैरेट हिचकिचाई, उसकी उंगलियां भाले के डंडे के चारों ओर कस गईं। अनिच्छा से उसने सिर हिलाया। हाँ मेरे स्वामी, उसने अपनी शंकाओं को दबाते हुए कहा। वह तैयार मुद्रा में आ गई, जो अधिपति की मुद्रा को दर्शाती है। उसने उसे एक पल के लिए देखा और फिर थोड़ा सिर हिलाया। अच्छा, अब शुरू करते हैं। उस पल में वे दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े, उनके भाले चकाचौंध करने वाली रोशनी में टकरा रहे थे। फिजल। अधिपति एक विशाल खजाने में खड़ा था, कमरा अनगिनत विजयों से चमकते खजाने और कलाकृतियों से भरा हुआ था। उसके पीछे एक सुनहरी तलवार लगभग अलौकिक प्रकाश के साथ चमक रही थी, जो धरती में धंसी हुई थी। ये फ्रेस्ट्रिएट था। उसने मार्क गैरेट की ओर रुख किया, उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी। तुम्हारा अगला प्रशिक्षण अपने भाले के आसपास के स्थान को चकनाचूर करना होगा। इस तलवार के स्थान को याद करके तुम क्षण भर में ऐसा दिखाओगे जैसे कि तुम्हारे भाले की धार इस तलवार की धार है। मार्क गैरेट की आंखें चौंक कर चौड़ी हो गईं। माय लॉर्ड, मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। उस हथियार के आसपास की आभा। ओवरलॉर्ड ने ठहाका लगाया, एक ऐसी आवाज़ जो गर्मजोशी और डराने वाली दोनों थी। मुझे पता है कि तुम कर सकते हो, उसने आत्मविश्वास से कहा। वास्तव में मैं तुम्हें यहाँ छोड़ दूंगा और जब तक तुम वापस नहीं आओगे मैं वापस नहीं आऊँगा। उसने उसके कंधे पर थपथपाया और जाने लगा। उसने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन वह बस मुड़ा और चला गया, उसे विशाल खजाने में खड़ा छोड़ दिया और हाथ हिलाया। अब मुझे निराश मत करो।
फिजल। अगली घटना कुछ दशकों बाद ओवलॉर्ड प्रशिक्षण के मैदान में उसके सामने खड़ा था। उसके चांदी के बाल हवा में लहरा रहे थे, उसकी पीली आंखें एक गहन नज़र से उस पर टिकी हुई थीं। उसके पीछे उसके सेनापति दूर से देख रहे थे। तुमने कहा कि तुम सफल हो गए हो। उद्धरण चिन्ह। तो मुझे अपने प्रशिक्षण का फल दिखाओ। मार्क गैरेट ने सिर हिलाया, खुद को स्थिर करने के लिए एक गहरी सांस ली। समझ गई, उसने जवाब दिया। उसने अपनी ऊर्जा को केंद्रित करते हुए अपना भाला उठाया। अंतरिक्ष कानून को तोड़ना। उसकी छाती के ऊपर लाल शिखा भड़क उठी। उसके भाले के किनारे के आसपास की हवा मुड़ने और चमकने लगी और एक पल के लिए क्रेस्ट्रिएट का एक चमकता हुआ किनारा दिखाई दिया। भाले के चारों ओर का स्थान विकृत लग रहा था, जिससे ऐसा लग रहा था जैसे तलवार की धार अब उसके हथियार का हिस्सा थी। अधिपति की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। वह थोड़ा हंसा और फिर बोला, एक तलवार चलाना जो अधिपति नहीं कर सकते थे और बिना ब्लेड को छुए। आकर्षक। अधिपति की आंखें उत्साह से चमक उठीं। उसने उसे अपने पास आने का इशारा किया। उसके चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान थी। बहुत बढ़िया मार्गरेट, उसने कहा। उसकी आवाज़ गर्व से भरी हुई थी, उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी। मुझे कहना होगा, ऐसा लगता है कि तुमने मेरी उम्मीदों को पार कर लिया है। उसने अपनी आंखें बंद करके गर्मजोशी से मुस्कुराया। और इसलिए मैंने फैसला किया है, तुम मेरे जनरलों में से एक बनोगे। मुझे तुम्हारी प्रतिभा की ज़रूरत है। किसी कारण से मार्गरेट के दिल में एक ऐसी भावना भर गई जिसकी उसे आदत नहीं थी, गर्व का दंश और कुछ और। उसने अपना सिर झुका लिया। मुझे आपकी सेवा करके खुशी हुई मेरे स्वामी। मैं सुनिश्चित करूंगी कि मैं आपकी उम्मीदों को पार करती रहूं। वह थोड़ा मुस्कुराए। ओह, लगता है तुम एक बार ईमानदार हो, और तुम्हारे चेहरे पर जो भाव है वह अच्छा है। तुम्हें और मुस्कुराना चाहिए। मेरे स्वामी, निश्चित रूप से आप मजाक कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। फिजल। याद अचानक फिर से चमक उठी, एक और उसकी जगह लेता हुआ दिखाई दिया। NOWELL-BEACON.COM। शाम हो चुकी थी। ड्रैगन जिस क्षेत्र को अपना घर कहते थे उस पर एक मंद प्रकाश पड़ रहा था। दूर दूर तक काले बादल छाए हुए थे जो धीरे धीरे नजदीक आ रहे थे। ओवरलॉर्ड अपने ड्रैकोनिक लड़ाकू रूप में खड़ा था। उसके सफ़ेद, काले और सुनहरे तराजू फीके प्रकाश में धीरे धीरे चमक रहे थे। उसके विशाल सुनहरे पंख उसके पीछे फैले हुए थे जो एक विशाल छाया बना रहे थे। उसके बगल में उसके बचे हुए सेनापति खड़े थे जो अपने लड़ाकू रूपों के चमचमाते तराजू में लिपटे हुए थे। मार्क गैरेट उनके सामने खड़ी थी। उसका दिल डर और चिंता के स्पर्श से तेजी से धड़क रहा था। ओवरलॉर्ड की नज़र उस पर पड़ी। उसकी आंखों में गंभीरता और चिंता का स्पर्श भर गया। मेरे स्वामी, क्या आप वापस आएंगे? मार्क गैरेट ने पूछा। उसका स्वर तीखा लग रहा था। हमें जाना होगा और अंधेरे को पीछे धकेलना होगा, अधिपति ने उत्तर दिया। मार्क गैरेट तनाव में आ गई। उसके हाथ उसकी बगलों में कस गए। तुम मुझे अपने पीछे आने की अनुमति क्यों नहीं दे रहे हो? उसने निराश होकर पूछा। मुझे लगा कि तुमने कहा था कि तुमने मुझे इसके लिए प्रशिक्षित किया है। यह मेरे लिए खुद को साबित करने का सबसे अच्छा मौका है। तुम तैयार नहीं हो। मुझे चाहिए कि तुम और मजबूत होते जाओ, उसने तीखी आवाज़ में कहा। उसके स्वर में बहस की कोई गुंजाइश नहीं थी। तुम हमारे साथ युद्ध में इस तरह से जाना, बस अपनी जान गंवाना होगा। तुम्हारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। क्या तुम ऐसा चाहते हो? हाँ, अपने स्वामी के लिए मरना एक जनरल का गौरव है, उसने कहा। लेकिन वह चुप रहा। आखिरकार उसने कहा, मैं अपने फैसले पर कायम हूं। तुम यहीं रहोगी मार्क गैरेट। मार्क गैरेट का चेहरा सख्त हो गया और उसे गुस्सा आ गया। मेरे स्वामी, आप अपना वादा तोड़ रहे हैं। उसकी आवाज़ थोड़ी कांप रही थी, चोट लगने जैसी लग रही थी। तुमने कहा था कि तुम मुझे अपने साथ रखना चाहते हो। तुमने कहा था कि तुम्हें मेरी प्रतिभा की ज़रूरत है और मुझे अब भी ज़रूरत है। उसने उसे बीच में ही रोक दिया। जब मैं चला जाऊंगा तो मुझे हमारे घर की रक्षा करने के लिए तुम्हारी ज़रूरत है। ड्रैगन प्रजाति की रक्षा करने का कर्तव्य सबसे बड़ा सम्मान है जो एक जनरल मांग सकता है। मार्क गैरेट ने थोड़ा शांत भाव से कहा, हालांकि वह अभी भी अनिश्चित दिख रही थी। मेरे स्वामी, आपने मेरे पिछले प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। क्या आप वापस आएंगे? ओवरलॉर्ड ने एक जोरदार, हार्दिक हंसी निकाली जो उनके नीचे की जमीन को हिलाती हुई लग रही थी। वह मुस्कान कहाँ है जो मैंने तुमसे हमेशा अपने चेहरे पर रखने के लिए कहा था? मुझे मत बताओ कि तुम आदेशों की अवहेलना कर रहे हो। तुम कितने विद्रोही शिष्य निकले। क्या तुम भूल रहे हो कि तुम्हारा स्वामी कौन है? मार्क गैरेट को उसके शब्दों से थोड़ा गुस्सा आया। मेरे स्वामी, कृपया आप ऐसा करें। मैं सबसे शक्तिशाली हूँ, मैं अधिपति हूँ। मैं निश्चित रूप से विजयी होकर लौटूंगा, उसने अपने क्रूर चेहरे पर फैली एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ कहा। उसकी हंसी और आत्मविश्वास ने उसके भीतर के डर को कुछ हद तक खत्म कर दिया। उसने सिर हिलाया, उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान थी। मैं अपने लोगों और आपके सिंहासन की रक्षा करूंगी मेरे स्वामी। और ऐसा करते समय मुस्कुराना सुनिश्चित करें। उद्धरण चिन्ह .. हाँ,
मैं ये सुनिश्चित करूंगी मेरे स्वामी, उसने अनिच्छा से एक छोटी सी मुस्कान संभालते हुए कहा। और मैं आपकी वापसी का इंतजार करूंगी। अधिपति ने उसे एक आखिरी नज़र से देखा, फिर अपने सुनहरे पंखों की एक शक्तिशाली धड़कन के साथ वह आसमान में उड़ गया। उसके शेष सेनापति उसके पीछे पीछे चल रहे थे। फिजल, एक और याद फिर से आत्मसात होने वाली थी, लेकिन फिर त्रुटि। खिलाड़ी को ध्यान दें, वर्तमान स्मृति को फोकस की अंगूठी द्वारा दबाया जा रहा है। स्मृति पुनः आत्मसात रुका हुआ है। और फिर एलिस्टर ने अपनी आंखें खोलीं। अध्याय 156, प्रथम गिरोह को बुलाना। एलिस्टर ने धीरे से कराहते हुए अपनी आंखें खोलीं और पाया कि वह परित्यक्त स्टेडियम के ठंडे घने मैदान पर लेटा हुआ है। उसने धीरे धीरे खुद को ऊपर धकेला। उसकी मांसपेशियां तीव्र जागृति प्रक्रिया के बाद दर्द कर रही थीं। उसका सिर थोड़ा धड़क रहा था और उसकी दृष्टि अभी भी थोड़ी धुंधली थी। वह उठकर बैठ गया, अपने गंदे बालों में हाथ फेरते हुए। एक रसातल 0, मार्क गैरेट, मेरा शिष्य। उफ, मैं कितनी देर बाहर था, उसने खुद से कहा। उसका दिल अभी भी जागृति की बची हुई ऊर्जा से धड़क रहा था, लेकिन तीव्र दर्द कम हो गया था। मेरे प्रभु, टेरा की आवाज़ उसके धुंधले विचारों को तोड़ती हुई उसके पास पहुंची। तुमने ये कर दिखाया। ड्रैवन ने भी अपना सिर झुकाया। बधाई हो मेरे प्रभु, उसने कहा। एलिस्टर ने उन दोनों को हल्की मुस्कान दी, अभी भी अपनी सांस थामे हुए। धन्यवाद टेरा, ड्रैवन। लेकिन जब उसने सिंडर की ओर देखा तो उसकी लाल आंखें चिंता से भरी हुई थीं। उसके बड़े बड़े पंजे थोड़े बहुत हिल रहे थे। वह आगे बढ़ी, उसका विशाल शरीर उसके ऊपर मंडरा रहा था। क्या तुम सच में ठीक हो मेरे प्रभु, उसने पूछा। उसकी आवाज़ चिंता से भरी हुई थी। आप पिछली बार से ज्यादा समय से बाहर थे, मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ हो गई है। एलिस्टर ने धीरे से हंसते हुए अपना सिर हिलाया। मैं ठीक हूँ सिंडर, सच में। सिंडर एक पल के लिए हिचकिचाया, उसकी नज़र नर्म पड़ गई और उसने एक धीमी आह भरी। अगर आप ऐसा कहते हैं मेरे प्रभु, उसने बड़बड़ाया, हालांकि उसकी आंखों में चिंता का निशान बना हुआ था। एलिस्टर ने उसे एक सौम्य मुस्कान दी और फिर धीरे धीरे अपने घुटनों पर लेट गया, अपनी मांसपेशियों में दर्द से थोड़ा कराह रहा था। जैसे ही वह सीधा हुआ, उसकी आंखें क्षितिज की ओर चली गईं। आसमान में एक हल्की चमक फैलनी शुरू हो गई थी, जो भोर के आने का संकेत दे रही थी। रात का अंधेरा आसमान धीरे धीरे सुनहरे और बैंगनी रंग से रंग रहा था। लगता है कि सुबह होने ही वाली है, एलिस्टर ने सोचा। उसे अपने सीने में एक तरह की चुभन महसूस हुई। उसे एहसास हुआ कि कितना समय बीत चुका है। रेन के चिंतित होने से पहले मुझे सब कुछ समेट लेना चाहिए। उसने सांस छोड़ते हुए अपने पैरों पर खड़ा हुआ और अपने टेक सूट से धूल झाड़ने लगा। उसके पैर अभी भी कांप रहे थे, लेकिन उसने खुद को स्थिर कर लिया। सिस्टम की आवाज़ अचानक एलिस्टर के दिमाग में गूंज उठी। दूसरा जागरण पूरा हुआ। सभी कौशल स्तर 3 तक बढ़ गए। ड्रैकोनिक रेज गेट 2, ड्रैगन बॉडी अनलॉक। ड्रैकोनिक हंगर गेट 1, भक्षण अनलॉक। ड्रैगन होड पर समूह भक्षण के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एलिस्टर ने पलकें झपकाईं, क्योंकि उसकी दृष्टि में नोटिफिकेशन स्क्रॉल हो रहे थे। उसके होठों के कोने तक मुस्कान फैल गई। तथ्य यह है कि वह मजबूत हो गया था। उसे थोड़ा गर्व महसूस हुआ, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी कुछ और था जिसने उसे भ्रमित कर दिया था। ड्रैकोनिक हंगर, उसने अपने आप से बड़बड़ाया, अपने दिमाग में शब्दों को घुमाते हुए। उसे स्पष्ट रूप से याद आया कि कुछ समय पहले उसने विवरण को सरसरी तौर पर पढ़ा था। इसमें खाने के माध्यम से मजबूत होने के बारे में कुछ उल्लेख किया गया था, लेकिन बस इतना ही, विवरण में और कुछ नहीं। वह इसे सक्रिय नहीं कर पाया है, लेकिन उसे लगा कि यह चुपचाप उसकी भूख में वृद्धि के लिए जिम्मेदार था। भक्षण, उसने अपनी भौं सिकोड़ ली, अस्पष्ट वाक्यांश को याद करते हुए। जरूर, ड्रैगन अपनी भूख के लिए जाने जाते थे, लेकिन ये क्षमता महसूस हुई कि यह अधिक वजन रखती है, भूख को शांत करने से कहीं अधिक गहरी चीज। तभी कौशल की अद्यतन जानकारी के साथ एक और सिस्टम विंडो पॉपअप हुई। ड्रैकोनिक हंगर, एक मजबूत शरीर को बनाने के लिए सबसे अधिक संसाधनों की आवश्यकता होती है। हालांकि प्रशिक्षण और प्रतिकूल परिस्थितियों पर काबू पाना किसी के कौशल को निखारता है। वे जो खाते हैं वह निरंतर विकास सुनिश्चित करेगा और आगे के सशक्तिकरण के लिए अधिक जगह बनाएगा। प्रभाव, अंतहीन वृद्धि। किसी भी चीज को खाने से खिलाड़ी को भक्षण मूल्य प्राप्त होगा। जब अधिकतम भक्षण मूल्य तक पहुंच जाएगा तो सभी आंकड़े 8% बढ़ जाएंगे। आप वही हैं जो आप खाते हैं। खिलाड़ी और उसके ड्रैगन क्या खाते हैं, इस पर निर्भर करते हुए कौशल या उपाधियां प्राप्त की जा सकती हैं। उनकी क्षमताओं की सीमा का विस्तार करना और संभावित विकास पथ खोलना। तो यह व्यवहारिक रूप से एक ऐसा कौशल है जो मुझे और मेरे ड्रैगन को तब तक मजबूत होने देगा जब तक हम खाते रहेंगे। ड्रैगन फौज, मेरे ड्रैगन मोटे नहीं होंगे, है न? खिलाड़ी डरे नहीं। ड्रैगन की शारीरिक संरचना सुनिश्चित करती है कि वे हमेशा शीर्ष आकार में रहें। अतिरिक्त पोषण जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, केवल मजबूत होने के अधिक अवसर होते हैं।
मैं समझ गया। मतलब जब मैं कम ग्रेड के कम ड्रैगन को बुलाता हूँ तो उन्हें स्तर ऊपर करने के लिए राक्षसों को मारने के अलावा वे पराजित राक्षसों को भी खा सकते हैं। मतलब वे और भी तेजी से मजबूत हो सकते हैं। फिर एलिस्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है मैं जल्द ही इसका उपयोग करूंगा। लगता है मैंने रेन से झूठ नहीं बोला कि मैं अपने ड्रैगन को खाना खिलाना चाहता हूँ। फिर एलिस्टर एक पल के लिए स्थिर खड़ा रहा, हवा उसके बालों को हिला रही थी और वह मानसिक रूप से अपने विचारों को छान रहा था। टेरा की सुनहरी आंखें उसे करीब से देख रही थीं, उसकी तीखी निगाह ने उसके चेहरे पर अचानक आई मुस्कान को पकड़ लिया। कुछ रोमांचक है मेरे प्रभु? उसने पूछा, करीब आते हुए उसकी बड़ी नीली आंखें जिज्ञासा से भरी हुई थीं। एलिस्टर ने गहरी सांस ली, खुद को स्थिर करते हुए टेरा, डार्विन और सिंडर की ओर मुड़ा। मैं छोटे ड्रैगन को बुलाने वाला हूँ। हमारे परिजनों का स्वागत करने के लिए तैयार रहो। उन तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा, उनके हाव भाव थोड़े उत्साहित थे। सभी ने एक साथ उसके सामने सिर झुकाया। हम समझ गए मेरे प्रभु, उन्होंने कहा। एलिस्टर ने अपना हाथ उठाने से पहले अपने ड्रैगन पर एक आखिरी नज़र डाली। ड्रैगन फौज। उसकी पीली आंखें चमकने लगीं, जैसे कि वे ध्यान केंद्रित कर रही हों। उद्धरण चिन्ह ... माइंड स्पेस खोलो, मैं अभी बुला रहा हूँ। समझ गया। माइंड स्पेस खोल रहा हूँ। एलिस्टर के आसपास की वास्तविकता धुंधली हो गई और सूरज के नीचे वाष्पित होने वाली धुंध की तरह घुलने लगी। उसका आसपास का वातावरण शून्य में बदल गया और एक बार फिर उसने खुद को विशाल ब्रह्मांडीय स्थान में खड़ा पाया जो उसकी आंतरिक दुनिया थी। दूरी पर परिचित विशाल पत्थर के दरवाजे दिखाई दिए, उनके किनारे हल्के से चमक रहे थे। एलिस्टर ने दरवाजों को देखा, जो वह करने वाला था उससे उत्साह का एक स्पर्श महसूस कर रहा था। ड्रैगन फौज, एलिस्टर बोला, उसकी आवाज़ शून्य में गूंज रही थी। क्या मुझे बुलाने के लिए एक नाली पकड़ने की ज़रूरत है? नहीं, सिस्टम ने उत्तर दिया। खिलाड़ी को केवल उन ड्रैगन के लिए नाली की संख्या निर्दिष्ट करने की आवश्यकता है जिन्हें आप बुलाना चाहते हैं। एलिस्टर रुक गया, एक पल के लिए सोच रहा था। फिर उसने आखिरकार बात की। सभी सम्मन नलिकाओं का उपयोग करें। मुझे 400 वाइवन चाहिए। प्रक्रिया। उसके सामने के प्राचीन पत्थर के दरवाजे कांपने लगे, धूल और मलबा गिरते हुए धीरे धीरे खुलने लगा। एक चमकदार सुनहरी रोशनी संकरी दरार से बाहर निकली। जैसे जैसे दरवाजे चौड़े होते गए, इसकी चमक बढ़ती गई। चमक की तीव्रता ने अधिकांश लोगों को अपनी आंखें ढकने के लिए मजबूर कर दिया होगा, लेकिन एलिस्टर बस वहां खड़ा था, शांति से गहराई में घूर रहा था। ऊर्जा की आवाज़ तेज होती गई, माइंड स्पेस के बहुत ही ताने बाने में कंपन होने लगा। एलिस्टर सैकड़ों उपस्थितियों का भार महसूस कर सकता था, जो निष्क्रिय थीं लेकिन निकट आ रही थीं। जैसे ही दरवाजे पूरी तरह से खुले, सुनहरी चमक थोड़ी कम हो गई, जिससे अंदर के विशाल रूप सामने आ गए। झिलमिलाती रोशनी के भीतर एलिस्टर ने वाइवन पंखों वाले ड्रैकोनिक जीवों की आकृतियां देखीं, उनके तराजू रत्नों की तरह चमक रहे थे। वे धीरे धीरे उसकी ओर उड़े, उनकी आंखें उनके मन से चमक रही थीं। एलिस्टर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। 400, सिस्टम की आवाज़ उसके दिमाग में गूंजी। समन पूरा हुआ। आपके वाइवन आपके आदेशों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। नई खोज। दैनिक शिकार पर अपने ड्रैगन गिरोह को शिकार पर ले जाएं और 1000 राक्षसों को खत्म करें। अध्याय 157, चलते फिरते। नए बुलाए गए वाइवन को देखकर एलिस्टर की मुस्कान और बढ़ गई। वे धीरे धीरे फर्श पर उतरे और अपना सिर नीचे कर लिया। एलिस्टर सबसे नज़दीकी वाइवन के पास गया और दोनों हाथों से उसके सिर को सहलाया और थपथपाया। वाइवन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उत्साह से अपनी दुम हिलाने लगा। उसकी प्रतिक्रिया देखकर एलिस्टर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। अचानक एक और सूचना गूंजी। नोटिस, वाइवन होडे लड़ाकू क्षमता ए रैंक, व्यक्तिगत वाइवन सी रैंक। नोटिस, वाइवन होडे आधार विशेषता 0। एलिस्टर को थोड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने बड़े होने के बावजूद ये वाइवन सी रैंक के थे। हालांकि वे टेरा जितने विशाल नहीं थे, जो उनके ड्रैगन जनरलों में सबसे छोटा था। फिर भी वह बता सकता था कि वे कम से कम मध्यम आकार के वर्ग में थे। उनके मामले में 0 का मतलब है कि उनके पास कोई मौलिक क्षमता नहीं है। लगता है उन्हें शारीरिक हमलों पर निर्भर रहना पड़ेगा। अचानक एक और सूचना आई। डिंग, खोज पूरी करने के लिए खिलाड़ी को बधाई, अंतिम स्टैंड 1/10। खिलाड़ी को इनाम दिया गया है, अधिपति के टूटे हुए मुकुट का टुकड़ा, रैंक 1 खोज। लगता है मैं इसके बारे में पूरी तरह से भूल गया था, एलिस्टर ने सोचा। तभी उसके बगल में एक चमकती हुई वस्तु प्रकट हुई, किसी तरह की वस्तु का एक सुनहरा टुकड़ा। एलिस्टर ने बेवजह इसकी ओर आकर्षित महसूस किया और खुद को इसे पकड़ने से रोक नहीं सका। जैसे ही उसने सोचा यह मुकुट का एक टुकड़ा है, उसने कहा, वस्तु की जांच की और महसूस किया कि यह अजीब तरह से मुड़ा हुआ था। किसी चीज़ से चोट लगी होगी। शायद उसी चीज़ ने इसे पहले टुकड़ों में तोड़ दिया होगा, उसने बुदबुदाया। उसने कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था कि आइटम का कोई विवरण नहीं था और निश्चित रूप से कोई रैंक भी नहीं थी।
इस तथ्य के बावजूद कि यह अजीब तरह से आकर्षक लग रहा था, कोई इसे केवल किसी प्रकार की टॉर्च के रूप में उपयोग कर सकता था। लेकिन एलिस्टर जानता था कि यह बेकार नहीं था, और इसलिए एक आह के साथ उसने इसे अपनी सूची में डाल दिया। एक गहरी सांस के साथ उसने अगले चरणों पर ध्यान केंद्रित किया। सिस्टम, मुझे भौतिक दुनिया में वापस लौटाओ। समझ गया। एलिस्टर के चारों ओर का ब्रह्मांडीय स्थान हिलने और घूमने लगा, एक बार फिर परित्यक्त स्टेडियम के परिचित परिवेश में विलीन हो गया। कोमल सुबह की रोशनी ने उसका स्वागत किया और उसने पाया कि टेरा, ड्रैवन और सिंडर अभी भी इंतजार कर रहे थे। उनकी आंखें उस पर टिकी हुई थीं। टेरा, ड्रैवन, सिंडर, एलिस्टर ने पुकारा, हम बाहर जा रहे हैं। धीरे धीरे एलिस्टर के चारों ओर एक दरार बन गई और इसकी गहराई से वाइवन उड़ गए। कुछ उसके चारों ओर उतरे जबकि अन्य आकाश में चक्कर लगा रहे थे। टेरा, ड्रैवन और सिंडर ने वाइवन को उड़ते हुए देखा। क्या हम वापस आ रहे हैं मेरे प्रभु? टेरा ने पूछा। एलिस्टर की पीली आंखें चमक उठीं और वे और भी ज्यादा सरीसृप जैसी हो गईं। नहीं, अभी नहीं। एलिस्टर ने सिंडर को अपना सिर नीचे करने का इशारा किया, जो उसने किया, और वह धरती से छलांग लगाकर उसके सिर पर आ गिरा। तो कहाँ? मुझे लगता है कि तुमने कहा था कि हमें जल्दी लौटना होगा, टेरा ने पूछा, ये देखते हुए कि सिंडर उड़ान भरने वाला था। हम शिकार पर जा रहे हैं टेरा। इस बात की चिंता मत करो कि हमें कितना समय लगेगा। हमारे नंबरों के साथ। जैसे ही उसने बात की, उसका तकनीकी सूट एक चमकती हुई रोशनी में ढका हुआ लग रहा था। वह इसे उतार रहा था और अपने सामान्य लड़ाकू सामान, अपने ऑल ब्लैक रेड सेट को सुसज्जित कर रहा था। फिर उसने आखिरकार कहा, ये कुछ ही मिनटों में खत्म हो जाना चाहिए। सिंडर, चलो चलते हैं। हाँ मेरे स्वामी। अपने पंखों की एक शक्तिशाली लहर के साथ सिंडर हवा में उछला। ड्रैवन और टेरा ने भी ऐसा ही किया और वाइवन उसके पीछे पीछे चले। वे अब शिकार पर निकल पड़े थे। निर्दिष्ट हत्याओं की संख्या को पूरा करने के लिए उन्हें कितनी दूर जाना होगा, यह अज्ञात था। लेकिन ये ज्ञात था कि हवा में उड़ते हुए ड्रैगन के इतने बड़े झुंड के साथ यह अनिवार्य रूप से जल्द ही किसी की नज़र में आ जाएगा, और यह निस्संदेह गिल्ड रेड टीमों में से एक होगा। इस बीच बंजर भूमि में एक दूर के बिंदु पर धमाका, एक विशाल धमाका बर्बाद शहर के चारों ओर गूंज उठा, जब 3 सिर वाले एक विशाल उत्परिवर्तित सफ़ेद बाघ राक्षस को एक रागाडोल की तरह उड़ा दिया गया, जिससे धूल हवा में उड़ गई। इसके आकार से कोई यह बता सकता था कि यह प्राणी बड़ी श्रेणी का था। यह निश्चित रूप से ऐसा राक्षस नहीं था जिसे कल के कचरे की तरह हवा में फेंका जा सकता था, और निश्चित रूप से इतनी ताकत से नहीं कि इसका विशाल ढांचा कई इमारतों को चीर दे। ठीक है, जब तक कि यह किसी विशाल श्रेणी के राक्षस से नहीं लड़ रहा हो। लेकिन क्या होगा अगर ऐसा नहीं होता? ... मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मैं इसे जितनी बार भी देखूं, ये पुराना नहीं होता। मार्कस की आवाज़ लाइव स्ट्रीम पर गूंज उठी जब वह उत्साह से बोला। उसने अपनी मुट्ठियां कसकर पकड़ लीं, क्योंकि वह एक निश्चित नंगे हाथों वाले गिल्ड मास्टर के बुनियादी कवच पर लगे कैम के माध्यम से दृश्य को देख रहा था। सहमत हूँ मार्कस, एलेना ने कहा। ये हमेशा आंखों के लिए एक दावत होती है। राक्षस चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, वे न तो उससे आगे निकल सकते हैं और न ही उसे हरा सकते हैं। यह आपको वाकई यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि वह किसी अपराजेय वीडियो गेम की अंतिम बॉस है। वाकई भयानक... उत्परिवर्तित सफ़ेद बाघ धीरे धीरे धूल झाड़ते हुए अपने पैरों पर खड़ा हुआ। अन्य 2 सिरों ने देखा कि सबसे बायां सिर कुचला गया था और मृत दिखाई दे रहा था। उसका खून उनके फर पर लाल रंग का दाग लगा रहा था और धीरे धीरे फर्श पर टपक रहा था। राक्षस ने न केवल अपना एक सिर खो दिया था, बल्कि उसका अगला बायां पैर और दायां पसलियां भी टूट गई थीं। क्षतिग्रस्त क्षेत्र बैंगनी हो गए थे। लेकिन ये घाव किसी लड़ाई का नतीजा नहीं थे, जैसा कि कोई सोच सकता है। नहीं, ये चोटें तब लगी थीं जब बड़ा भयावह राक्षस अपनी जान बचाने के लिए भागने की कोशिश कर रहा था। किससे? कई लोग पूछेंगे। शायद कोई दूसरा राक्षस। नहीं, लेकिन वास्तव में कुछ ऐसा ही था। ये कुछ ऐसा था, या कोई था, जिसे कई लोग अक्सर प्रकृति की शक्ति के रूप में संदर्भित करते हैं। क्या ये सिर्फ मैं ही हूँ, या ऐसा लगता है कि सभी राक्षस हाल ही में मुझसे बच रहे हैं? धूल के बीच से एक महिला की आवाज़ गूंजी। एक आकृति के पास आने पर धीरे धीरे कदमों की आवाज़ गूंजी। वह अपनी अंगुलियों को चटकाते हुए, उसकी लाल आंखों में खुशी की एक बेचैन कर देने वाली चमक थी। उसके चेहरे पर मुस्कान निश्चित रूप से राक्षसी थी, जिसने उसे देखने वाले हर किसी के दिल में भय पैदा कर दिया, जिससे वे पूरी तरह से स्तब्ध हो गए और अपने निर्विवाद अंत के करीब आने पर वापस लड़ने में असमर्थ हो गए। सौभाग्य से सफ़ेद बाघ के लिए ये वर्तमान में एक मुखौटे से ढका हुआ था। धीरे धीरे धूल साफ हुई। एक महिला की आकृति दिखाई दी। उसके लंबे बैंगनी बाल उसकी पीठ पर लहरों की तरह बह रहे थे। उसकी लाल आंखें उसके सामने राक्षस पर टिकी हुई थीं। उसने काले रंग की, लगभग कैजुअल सूट जैसी पोशाक पहनी हुई थी, जिसमें सुनहरे कवच थे। यह कोई और नहीं बल्कि अन्या थी, जो बर्सिकर्स की गिल्ड मास्टर थी, जिसे उसके उपनाम द वॉकिंग कैलामिटी से जाना जाता था।
अन्या आगे बढ़ी, उसकी आंखें कभी भी पीटे हुए सफ़ेद बाघ से नहीं हटीं। प्राणी ने एक धीमी, दर्द भरी दहाड़ लगाई, उसके शेष सिर पीड़ा में थे। अपनी भयानक स्थिति के बावजूद उसने अपनी चोटों से जूझते हुए उठने का प्रयास किया। तुम्हें पता है, आन्या ने कहा, उसकी आवाज़ शांत थी और लगभग ऐसा लग रहा था जैसे वह बातचीत शुरू करना चाहती थी। लोग कहते हैं कि राक्षस तर्कीन प्राणी होते हैं, हालांकि मैं कुछ हद तक सहमत हूं कि तुम सभी में बुद्धि कम है। मुझे नहीं लगता कि तुम सभी केवल सहज ज्ञान से प्रेरित हो। मेरा मतलब है, तुम्हारे जैसे राक्षस हैं जो स्पष्ट रूप से इतने चतुर हैं कि लड़ाई शुरू होने से पहले ही भाग सकते हैं। मेरा मतलब है कि एक मूर्ख प्राणी ऐसा नहीं कर पाएगा। नहीं। बाघ के बचे हुए सिर उसकी दिशा में झपटे, लेकिन उसके प्रयास कमज़ोर और सुस्त थे। आन्या की मुस्कान उसके मुखौटे के नीचे चौड़ी हो गई। वह एक और कदम और आगे बढ़ी, उसके जूते हर हरकत के साथ धूल के छोटे छोटे बादल उड़ा रहे थे। बाघ के हिलने की कोशिशें धीमी और अस्थिर थीं, और उसकी सांसें मुश्किल से निकल रही थीं। ये स्पष्ट था कि यह ज़्यादा समय तक नहीं टिकेगा। आन्या ने अपनी बाहें फैलाईं, अपने कंधों को ऐसे घुमाया जैसे कि वह किसी सामान्य कसरत की तैयारी कर रही हो। उसका आत्मविश्वास दम तोड़ रहा था, उसकी मुद्रा शिथिल थी, फिर भी एक घातक आभा दे रही थी। चलो इसे खत्म करते हैं। अचानक तेजी से आन्या ने उनके बीच की दूरी कम कर दी। उसका पहला मुक्का बाघ के बचे हुए दाहिने पैर से टकराया, जिससे वह खून और फर की बौछार में फट गया और फिर से उड़ गया। तेजी से एक और धमाके के साथ आन्या पहले से ही गति में थी, उड़ते हुए बाघ का पीछा करते हुए हवा में उछली। उसने अपने शरीर को एक ऊंची किक में घुमाया जिससे दाहिना सिर चकनाचूर हो गया। प्राणी का बचा हुआ सिर बेतहाशा दहाड़ें, उसकी दहाड़ हताश और असंगत होती जा रही थी। आन्या ने राक्षस को चारों ओर से लात मारी और कई शक्तिशाली किक और घूंसे मारे। उसके वार इतने तेज और शक्तिशाली थे कि वे धुंधले लग रहे थे। हर वार से राक्षस कांप रहा था और छटपटा रहा था। मार्कस और एलेना अपने स्टूडियो से देख रहे थे, उनके चेहरे पर प्रशंसा और सम्मान की झलक थी। उसे जाते हुए देखो, मार्कस चिल्लाया, ऐसा लग रहा है कि वह उसके साथ खेल रही है। एलेना ने विस्मय से आंखें चौड़ी करके जवाब दिया, वह अविश्वसनीय है। जिस तरह से वह खुद को संभालती है, ऐसा लगता है कि वह नृत्य कर रही है। आन्या की छलांगों से उसके पैरों के नीचे की धरती हिल गई। वह बाघ के बचे हुए सिर से एक जंगली वार के नीचे झुक गई और एक ऐसे झटके से जवाब दिया जिससे राक्षस की पसली का पिंजरा कुचल गया। उसने एक स्पिनिंग किक मारी जिससे राक्षस पीछे की ओर उड़ गया। जब बाघ आखिरकार शांत पड़ा रहा, पराजित और टूटा हुआ, आन्या उसके ऊपर खड़ी थी, लगभग पसीने से लथपथ। उसने संतुष्ट मुस्कान के साथ राक्षस की ओर देखा। हा, यह मजेदार था, उसने जोर से हंसते हुए कहा। लेकिन अब ये देखने का समय है कि बंजर भूमि में और क्या है। वह अपने गिल्ड सदस्यों की ओर मुड़ी, चलो आगे बढ़ते रहें। हमेशा और काम करना है। ये केवल समय की बात है जब हम अपनी जीत का दावा करेंगे। अध्याय 158, बंजर भूमि प्रदर्शन घटना भाग 7। जब आन्या पराजित सफ़ेद बाघ पर विजयी हुई, तो उसकी टीम ने सेक्टर में बचे हुए राक्षसों के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखी। थोरिन, जिसकी मुठियां अभी भी मैना से चमक रही थीं, ने अपना ध्यान मलबे के बीच से गुजर रहे बड़े, नुकीले जीवों रेजरबैक बॉयज़ के एक समूह पर लगाया। उसने एक पर जोरदार मुक्का मारा, जिससे वह पास की एक इमारत में जा गिरा। जब उसने दूसरा मुक्का मारा, तो उसने आन्या की तरफ देखा, वह मुस्कुरा रही थी। क्या तुमने देखा? गिल्ड मास्टर ने उस जानवर को ऐसे गिराया जैसे वह कुछ भी नहीं था। थोरिन चिल्लाया, उसकी आवाज़ अराजकता पर गूंज रही थी। हलजोर अपने गॉन्टलेट्स के साथ ब्लाइटेड वुल्व्स के एक झुंड से लड़ रहा था। उसने भेड़ियों में से एक का सिर कुचलते हुए जोर से हंसा। वह दूसरे के वार से बचने के लिए उछला और थोरिन को पुकारा, हाँ, मैंने देखा। इसलिए मैं ढिलाई नहीं बरतूंगा, मुझे भी महिमा का एक हिस्सा चाहिए। तुम लोगों को मुझसे आगे निकलने नहीं दे सकता। मार्कस की आवाज़ लाइव स्ट्रीम पर गूंजी और थोरिन प्रचार के अनुरूप प्रदर्शन करने का प्रयास कर रहा है। उन मुखों को देखो, यह विध्वंस दल को कार्रवाई करते देखने जैसा है। एलेना की आवाज़ भी शामिल हुई, हाँ मार्कस, लेकिन हेलजोर को मत भूलना। वह हमेशा सुर्खियों में रहने वाला व्यक्ति रहा है, लेकिन इतनी ताकत के साथ उसे कौन दोषी ठहरा सकता है? जिस तरह से वह उन भेड़ियों को संभाल रहा है, वह प्रभावशाली से कम नहीं है। मैला ऊपर मंडरा रही थी और अपने धातु के ढांचे का उपयोग करके विशाल बिच्छुओं के झुंड को चीर रही थी। उसने आन्या के प्रदर्शन को देखते हुए अपने चेहरे पर एक शांत भाव बनाए रखा। बातचीत में शामिल होते हुए उसने कहा, गिल्ड मास्टर हमेशा चीज़ों को आसान बना देता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप लोगों को अपनी सतर्कता कम कर देनी चाहिए। हम अभी भी बंजर भूमि के बीच में हैं, इसलिए सावधान रहें। खास तौर पर आप, हेलजोर। हेलजोर ने खून से सने बिच्छू के गू से भरे मुंह से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम हमेशा मेरे मामले में रहती हो मैला। सच में, हम हर साल ऐसा करते हैं, इस पर इतना हंगामा मत करो। मार्कस ने कहा, मैला सही कह रही है, बंजर भूमि के राक्षस कोई मजाक नहीं हैं।
लेकिन उसे जाते हुए देखो। वह अपनी रचनाओं से जो अराजकता फैला रही है वह विनाश की कला बनाने जैसा है। एलेना ने सहमति जताई, बिल्कुल। ऐसा लगता है कि वे वहाँ एक अच्छी तरह से तेल वाली मशीन हैं। ऐसा लगता है कि एक बार जब वे आगे बढ़ जाते हैं तो उन्हें रोका नहीं जा सकता। डॉट डॉट डॉट। एक स्टोन जायंट के पीछे की छाया से प्रकट होने वाली नायरा ने तीखे ध्यान से देखा। जैसे ही राक्षस ने अपना विशाल दाहिना हाथ घुमाया, उसने पीछे की ओर पलटकर चकमा दिया, लुढ़क कर फिर खुद को उस पर वापस फेंका। उसकी बांह पर चढ़ते हुए वह उसकी छाती पर कोर देख सकती थी। छलांग लगाते हुए उसने अपने खंजर उसमें घुसा दिए, जिससे राक्षस टूट गया। जैसे ही वह शालीनता से उतरी, उसने अपने साथियों की ओर देखा। बहुत ज्यादा उत्साह में मत फंसो हेलजोर, न्यारा ने अपने खंजर साफ करते हुए थोड़े नाराज स्वर में कहा। हमें ध्यान केंद्रित रखने की जरूरत है। बड़े राक्षस यहाँ एकमात्र खतरा नहीं हैं। ग्रिम, जो लेसर अर्थ एलिमेंटल्स के झुंड के खिलाफ अपनी पत्थर की ढाल के साथ टीम का बचाव कर रहा था, उसने एक विशेष रूप से भारी प्रहार को रोकते हुए गुर्राहट की। अपने हाथ को लहराते हुए उसने पृथ्वी के स्पाइक्स को राक्षसों के पास जाने के लिए उकसाया। हालांकि उसके हमले स्टोन जायंट्स पर बहुत प्रभावी नहीं थे। सभी अपनी आंखें खुली रखें। ये तत्व मुश्किल हैं और ये आसानी से नहीं गिरते। हम सिर्फ इसलिए संतुष्ट नहीं हो सकते क्योंकि गिल्ड मास्टर दिखावा कर रहा है। थोरिन ने एक और सुआ को उड़ाने के बाद हंसते हुए कहा। हाँ, ग्रिम सही कह रहे हैं। लेकिन गिल्ड मास्टर को उस राक्षस को ऐसे मारते देखना जैसे कि यह कुछ भी नहीं था, ये प्रेरणादायक है। डॉट डॉट डॉट। ये किसी महान व्यक्ति से कम नहीं है। मार्कस ने थोरिन के कथन को सही करते हुए कहा। आन्या इसे आसान बना रही है और उसकी टीम उसके साथ है जो गर्मी बनाए रख रही है। आन्या ने दूर से ही दिल खोलकर हंस दिया। अच्छा काम सभी। बस याद रखें, हमेशा और भी बहुत कुछ होता है। जैसे ही लड़ाई कम हुई और बचे हुए राक्षसों को भेजा गया, थोरिन ने अपने माथे से पसीना पोंछा और आईवी की ओर मुड़ा, जो अपनी उंगली काट रही थी क्योंकि वह होलोग्राफिक डिस्प्ले पर कुछ देख रही थी। आईवी, हम लीडरबोर्ड पर कहाँ खड़े हैं? थोरिन ने पूछा। आईवी पास ही एक खंडहर इमारत के ऊपर बैठी थी, अपनी बाहें क्रॉस करके और अपनी आवाज में थोड़ी झुंझलाहट के साथ उसने थोरिन की ओर देखा। थोरिन, आज सुबह ये तीसरी बार है जब तुमने ये पूछा है। पिछली बार जब तुमने पूछा था तब से हमारा स्कोर नहीं बदला है। जब तक हमारी पिक्यू टीम शवों को इकट्ठा करना समाप्त नहीं कर देती तब तक ये नहीं बदलेगा। हम जितने अधिक राक्षस इकट्ठा करेंगे, हमारा स्कोर उतना ही अधिक होगा। इसलिए बस यही करने पर ध्यान केंद्रित करो। इसके अलावा यहाँ गिल्ड मास्टर के साथ क्या तुम सच में चिंतित हो कि हम हारने वाले हैं? थोरिन ने शर्म से अपना सिर खुजलाया। ठीक है, बस सोचा कि मैं जांच करूं। हम सभी एक ही पक्ष में हैं, है न? इतना शत्रुतापूर्ण होने की आवश्यकता नहीं है। डॉट डॉट डॉट। मार्कस, लाइव स्ट्रीम पर थोरिन हमेशा की तरह लीडरबोर्ड पर नजर रख रहा है। यह एक स्मार्ट कदम है, रैंकिंग में शीर्ष पर बने रहना महत्वपूर्ण है। एलेना ने कहा, बिल्कुल मार्कस, लेकिन आईवी की बात में दम है। पिक्यू टीम को अपनी संख्या बढ़ाने के लिए अपनी लूट को इकट्ठा करना होगा। वे वहां कड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो देखते हैं कि उनके प्रयास कैसे रंग लाते हैं। और यह आप लोगों के लिए है। टीम वर्क अपने सबसे बेहतरीन रूप में। यहाँ तक कि जब स्कोरबोर्ड नहीं हिल रहा होता है तब भी हर कोई उन संख्याओं को बढ़ाने के लिए अपनी भूमिका निभा रहा होता है। डॉट डॉट डॉट। थोरिन ने आईवी के तनावपूर्ण व्यवहार को देखा और टिप्पणी करने से खुद को रोक नहीं पाया। तुम इतने नाराज क्यों हो? तुम ऐसा व्यवहार कर रहे हो जैसे दुनिया खत्म होने वाली है या कुछ और। आईवी ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखें निराशा से चमक रही थीं। व्हाइट कॉमेट्स ने अपना फीड बंद कर दिया है। थोरिन ने एक भान उठाए। और यही हमारी चिंता है कि ऐसा क्यों? आईवी की आवाज़ अचानक गूंजी और उसने जवाब दिया, ओह सेक्टर एक्स। थोरिन, सेक्टर एक्स फीड के बिना हम उनकी गतिविधियों पर नज़र नहीं रख सकते या अपनी रणनीतियों की योजना प्रभावी ढंग से नहीं बना सकते। अगर वे अपने छापे में सफल हो जाते हैं या महत्वपूर्ण जानकारी खो देते हैं तो हम पीछे रह जाएंगे। थोरिन ने आह भरी और आईवी को एक जानकार नज़र से देखा। क्या तुम्हें यकीन है कि यह सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि तुम उन ड्रैगन को देखना चाहते हो? आईवी तनाव में आ गई, उसकी आंखें उस पर सिकुड़ गईं। तुम किस बारे में बात कर रहे हो थोरिन? थोरिन ने अपना सिर हिलाया, उसके लहजे में थोड़ी नाराज़गी थी। वास्तव में ऐसे अद्भुत जीवों को देखना रोमांचक हो सकता है आईवी, लेकिन कृपया इसे अपने साथियों के साथ अपने व्यवहार को प्रभावित न करने दें। हम सब इसमें एक साथ हैं। हाँ, आईवी एक ड्रैगन प्रेमी थी और हालांकि बहुतों को नहीं पता था, उसने ही ड्रैगन फैन समूह बनाया था और लोगों को पहले लाइव चैट में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। अध्याय 159, संभावित मुठभेड़। जैसे ही युद्ध की धूल जमी, आन्या खड़ी हुई और क्षेत्र का सर्वेक्षण किया। सफ़ेद बाघ उसके पैरों पर पराजित पड़ा था और शेष राक्षसों को भेज दिया गया था। उसकी टीम अभी भी उत्साहित थी और अपनी जीत से जाने के लिए तैयार थी।
ठीक है, सभी घेर लो, आन्या ने पुकारा, उसकी आवाज़ चारों ओर गूंज रही थी। हमने इस क्षेत्र को सुरक्षित कर लिया है, लेकिन हमें अगले क्षेत्र की ओर बढ़ना होगा। ग्रिम, मैला, मुझे यहाँ परिधि को सुरक्षित करने के लिए तुम दोनों की आवश्यकता है। अपनी प्रतिभा का उपयोग करके दीवारें बनाएं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई और राक्षस अंदर न घुस सके। ग्रिम ने सिर हिलाया, समझ गया, गिल्ड मास्टर। मैं पत्थर की दीवारों पर काम शुरू करूंगा। मैला ऊपर मंडरा रही थी, उसकी धातु की संरचनाएं उसके चारों ओर घूम रही थीं। समझ गया, गिल्ड मास्टर। मैं धातु सुदृढ़ीकरण को संभालूंगी। जैसे ही ग्रिम ने धरती पर भारी पत्थर की दीवारें खड़ी करके हेरफेर करना शुरू किया, मैला ने अपनी धातु की संरचनाओं को पत्थर के माध्यम से जोड़ने का निर्देश दिया, जिससे एक अवरोध पैदा हो गया। टीम के बाकी सदस्य अपने अगले आदेशों के लिए तैयार होकर आन्या के चारों ओर इकट्ठा हो गए। एक बार ग्रिम और मैला का काम पूरा हो जाने के बाद हम तुरंत बाहर निकल जाते हैं। सतर्क रहें और साथ रहें। हम कड़ी मेहनत करते हैं, हम तेजी से आगे बढ़ते हैं। हम किसी भी देरी या गलती को बर्दाश्त नहीं कर सकते क्योंकि हम नंबर 1 की ओर बढ़ रहे हैं। उसने अपने तीखे दांतों को दिखाते हुए मुस्कुराया। हमारा अगला लक्ष्य एक ऐसा क्षेत्र है जिसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ सैलामेंडर और वाइवन हैं। लेकिन उससे पहले, थोरिन, सुनिश्चित करें कि कोई भी पीछे न छूट जाए। न्यारा, आगे बढ़ो और आगे की तलाश करो। आइवी, सुनिश्चित करें कि तुम करीब से पीछा करो। और हमेशा की तरह, मैं आगे रहूंगा, मुझे धीमा न करने की कोशिश करो। थोरिन ने अपनी हथेली पर मुक्का मारा। समझ गए, गिल्ड मास्टर। हम आपको निराश नहीं करेंगे। दूसरे गिल्ड को पता नहीं चलेगा कि उन्हें क्या लगा। हेलजोर ने अपनी उंगलियों को चटकाते हुए मुस्कुराया। मैं और अधिक के लिए तैयार हूँ। चलो इस गति को जारी रखते हैं। मैं अब स्काउटिंग शुरू करूंगा। नायरा ने तुरंत स्काउटिंग शुरू करने के लिए आगे छलांग लगाई। ग्रिम और मैला ने तेजी से काम किया, परिधि के चारों ओर एक अभेद्य दीवार बनाई। एक बार जब कार्य पूरा हो गया तो वे बाकी टीम में शामिल हो गए और आगे बढ़ गए। इस बीच एलिस्टर अपने वफादार ड्रैगन, सिंडर, डार्विन और टेरा के साथ आसमान में उड़ गया। जब वे उड़ रहे थे तो हवा चटक रही थी, हवा उनके पास से गुजर रही थी। अचानक एलिस्टर की नज़र नीचे सैलामेंडर और वाइवन से भरे एक स्थान पर पड़ी। अपनी सेना की ताकत का परीक्षण करने के लिए सही अवसर को पहचानते हुए उसके चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। खुद को तैयार करो, एलिस्टर ने दृढ़ आवाज़ में आदेश दिया। यही वह जगह है जहां हम अपनी ताकत साबित करते हैं। बिना रुके उसने अपने वाइवन को लड़ाई में कूदने का आदेश दिया। वाइवन ने नीचे उतरते समय भयंकर गर्जना की, उनके शक्तिशाली पंख हवा से टकरा रहे थे। एलिस्टर ने अपने ड्रैगन की ओर देखा। सिंडर, डार्वेन, टेरा, वाइवन का साथ दो। उन्हें दिखाओ कि हम क्या करने में सक्षम हैं। समझ गए, सिंडर ने जवाब में दहाड़ लगाई। उसका विशाल रूप आकाश को चीरता हुआ दिखाई दिया। डार्वेन और टेरा ने भी ऐसा ही किया। फिर एलिस्टर की आवाज़ टेरा के विचारों में गूंज उठी। इसके अलावा टेरा, किसी भी आने वाले गिल्ड पर नज़र रखना सुनिश्चित करें। तुम सभी मेरे हो, इसलिए यह अजीब होगा अगर तुम सभी यहाँ दिखाई देते हो जबकि मैं नीचे राक्षसों से अकेले लड़ रहा था। क्या तुम समझे? समझ गए, मेरे स्वामी, टेरा ने जवाब दिया। अच्छा, एलिस्टर ने कहा, उसकी मुस्कान से उसके नुकीले दांत दिखाई दे रहे थे। अपने अंदर एड्रेनालाइन का उछाल महसूस करते हुए वह सिंडर के सिर से छलांग लगाता हुआ तेजी से जमीन की ओर उतरा। धमाका! एक जोरदार धमाके के साथ वह सैलामेंडर के बीच उतरा, जिससे एक शॉकवेव पैदा हुई जिसने धरती को हिला दिया। सैलामेंडर ने अपना ध्यान उसकी ओर लगाया, फुफकारते और गुर्राते हुए। एलिस्टर सीधा खड़ा था, उसकी आंखें चमक रही थीं। ऐसा लगता है कि मेरा शरीर वास्तव में मजबूत हो गया है, उसने जोर से सोचा। उसके होठों पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी। सूट के बिना इतनी ऊंचाई से गिरने पर निश्चित रूप से मेरे पैरों की हर हड्डी टूट जाती, लेकिन मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, जो कि अच्छी बात है। एलिस्टर ने अचानक अपनी उंगलियां मोड़ लीं। उसके गॉन्टलेट, जो पहले उसके तराजू का हिस्सा बन गए थे, धीरे धीरे उसके हाथों के चारों ओर भौतिक रूप ले रहे थे। एक सैलामेंडर ने उस पर झपट्टा मारा, जबड़े चटकाए। एलिस्टर ने आसानी से साइड स्टेप किया। फिर वह घूमा, सैलामेंडर की तरफ एक शक्तिशाली किक मारी, जिससे वह दूसरे जानवर से टकरा गया। इस टक्कर के कारण उस प्राणी के खुरदरे शल्कों पर उसके बूट के घर्षण से चिंगारियां निकलने लगीं। जैसे जैसे और सैलामेंडर उसे घेरते गए, एलिस्टर आगे बढ़ते हुए धुंधला होता गया। वह एक तेज पूंछ के नीचे झुका, अपने पंजे फैलाए और उन्हें जानवर के शरीर के आर पार कर दिया। गहरे घावों से खून की धार बह रही थी, जिससे जमीन पर लाल रंग के छींटे पड़ रहे थे। उसके बाईं ओर एक सैलामेंडर ने आग की धार उगल दी, लेकिन एलिस्टर ने हवा में छलांग लगा दी। आग की लपटों से बचने के लिए बीच उड़ान में ही मुड़ गया। वह शान से उतरा, तुरंत आगे की ओर लुढ़का और दूसरे सैलामेंडर के जबड़े पर एक शक्तिशाली अपरकट लगाने के लिए उछला। मुंके की ताकत से खून और दांतों की बौछार हवा में फैल गई। प्राणी एक कमजोर दहाड़ के साथ गिर गया। ओह,
मैंने अभी तक अपनी रक्तरेखा क्षमता का परीक्षण नहीं किया है। मुझे लगता है कि इसे शून्य रैंक कहा जाता था। उस पल में एलिस्टर की दोनों भुजाओं पर एक सुनहरा शिखा चिन्ह चमक उठा। किसी कारण से उसे सिस्टम से पूछने की जरूरत नहीं थी, वह सहज रूप से जानता था कि इस शक्ति का उपयोग कैसे करना है। उसने दूर स्थित सैलामेंडर पर ध्यान केंद्रित किया, जिसकी आंखें उस पर टिकी हुई थीं। अपनी ऊर्जा को अपने पंजों में केंद्रित करते हुए उसने महसूस किया कि उसका मन बनना शुरू हो गया है। अपने हाथ के एक तेज झटके से उसके पंजों के आसपास की जगह विकृत और फटी हुई लग रही थी, एक छोटी सी दरार बन रही थी। दरार एक काले तने की तरह हवा में चीरती हुई आगे बढ़ी। दूरी के बावजूद लक्षित सैलामेंडर अदृश्य कट के लगने पर रुक गया। उसके शरीर पर एक गहरा घाव दिखाई दिया, घाव से खून बह रहा था और वह पराजित होकर गिर पड़ा। एलिस्टर के चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। तो ये शून्य रैंक की शक्ति है, उसने बड़बड़ाया। उसकी आवाज़ उसके चारों ओर हमला करने वाले वाइवन और ड्रैगन की अराजकता के कारण मुश्किल से सुनाई दे रही थी। एलिस्टर को एक अजीब सी इच्छा हुई कि वह हंस दे, लेकिन जैसे ही वह ऐसा करने वाला था, उसे अचानक पहले की यादें याद आ गईं। ऐसा लगता है कि वहाँ मेरी आदतें मुझ पर हावी होने लगी हैं। लेकिन फिर मैं कौन था? मुझे कभी अपना नाम नहीं पता चला या अपना चेहरा नहीं देखा, और अब मैं कितना छोटा हूँ। इससे पहले कि वह आगे कुछ सोच पाता, एक और सैलामेंडर उस पर टूट पड़ा, लेकिन एलिस्टर तैयार था। उसने अचानक तेजी से हमला किया, उसके पैरों के नीचे की धरती हिल गई और वह धुंधला हो गया। उसके पंजे सुनहरे मैना से चमक उठे। जब उसने फिर से वॉर्ड रैंड को सक्रिय किया, उसके सामने की जगह पर वार किया। दरार बनी और आगे बढ़ी, सैलामेंडर पर वार किया और जानवर के गिरने पर उसके पीछे खून का निशान छोड़ गया। एलिस्टर ने वॉर्ड रैंड का इस्तेमाल जारी रखा। उसके पंजों के हर वार से दरारें बन रही थीं जो दूर से राक्षसों को मार गिराती थीं। सैलामेंडर एक एक करके गिरते गए, उसके हमलों का सामना करने में असमर्थ। जब दूसरा गिर गया तो एलिस्टर नरसंहार में खड़ा था। उसकी सांस स्थिर थी, उसकी आंखें अभी भी उसके मैना से चमक रही थीं। खून जमीन पर बिखरा हुआ था, राक्षस की एंतड़ियों के साथ मिला हुआ। तभी उसकी नज़र एक गिरे हुए सैलामेंडर के अंदरूनी हिस्से पर पड़ी और उसे एक अजीब सी इच्छा महसूस हुई। डिंग, ड्रैकोनिक हंगर सक्रिय। अध्याय 160, संभावित मुठभेड़। भाग 2। रेन और अन्य लोगों के साथ वापस आकर कैडा ने अपने चेहरे पर चिंता भरे भाव के साथ क्षितिज की ओर देखा। रेन, क्या एलिस्टर को बहुत समय नहीं लग रहा है? क्या उन्हें अब तक वापस नहीं आ जाना चाहिए? रेन ने एक आह भरी, वह भी उतना ही चिंतित था। उसने अपने संचारक पर क्लिक किया और एलिस्टर से संपर्क करने की कोशिश की। एलिस्टर, क्या तुम कॉपी करते हो? एलिस्टर, अंदर आओ। चैनल पर स्थैतिकता छा गई और कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। उसने फिर से प्रयास करते हुए भौहें से कुढ़ीं। एलिस्टर, क्या तुम वहाँ हो? सिग्नल बंद रहा। रेन की भौहें और भी गहरी हो गईं। यह अच्छा नहीं है, मैं सिग्नल नहीं दे पा रहा हूँ। कुछ गड़बड़ हो सकती है। ट्रक के किनारे झुकते हुए रेज़ग्रीन ने उपहास किया। हमेशा की तरह वह शायद कुछ भी अच्छा नहीं करने वाला है, भले ही हमने उस पर भरोसा करने का फैसला किया हो। इसके अलावा सबसे बुरी बात क्या हो सकती है? बच्चे के पास पालतू जानवर के रूप में 3 ड्रैगन हैं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। रेन ने अपना सिर हिलाया, स्पष्ट रूप से परेशान। भले ही ऐसा हो, हमें ये सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि वह सुरक्षित है। हम उनसे संपर्क खोने का जोखिम नहीं उठा सकते। कैडा ने सिर हिलाया, उसकी आंखें क्षितिज की ओर देख रही थीं। हमें क्या करना चाहिए, रेन? जवाब देने से पहले रेन ने एक पल के लिए इसके बारे में सोचा। हम इसे कुछ और मिनट देंगे। अगर हम अभी भी उस तक नहीं पहुंच पाए तो हमें खुद ही उन्हें ढूंढना होगा। रेज़ग्रीन ने अपने चेहरे पर उदासीनता के भाव के साथ कंधे उचका दिए। तुम जो भी कहो, रेन, लेकिन मेरे शब्दों पर ध्यान दो। वह शायद बस खिलवाड़ कर रहा है या कुछ ऐसा कर रहा है जो उसे नहीं करना चाहिए। रेन ने रेज़ग्रीन के शब्दों को नज़रअंदाज किया। सभी सतर्क रहें। हमें किसी भी चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए। ... एलिस्टर को अपने पेट में एक अजीब सी खिंचाव महसूस हुई, एक अपरिचित अनुभूति जिसने उसके आसपास के राक्षस अवशेषों को अजीब तरह से स्वादिष्ट बना दिया। क्या बकवास है? उसने अपना सिर हिलाया, इस विचार को खारिज कर दिया। मैं राक्षस नहीं खाऊंगा, उसने खुद से कहा, विचित्र लालसा को दूर करने की कोशिश करते हुए। तभी सिस्टम ने उसे सूचित किया। डिंग, आपके ड्रैगन का भक्षण मूल्य 40% तक पहुंच गया है। एलिस्टर को इस बात पर थोड़ा आश्चर्य हुआ कि यह कितनी जल्दी बढ़ गया था। 40% पहले ही, उसने सोचा। मुझे लगा कि हम अभी कुछ क्षण पहले ही यहाँ पहुँचे हैं। तो क्या मैं इसे अपने 160 ड्रैगन के पेट भर खाने के रूप में मान सकता हूँ, या उनमें से सभी ने अपना 1/4 हिस्सा खा लिया है? इससे पहले कि वह आगे कुछ सोच पाता, उसे अपने पीछे एक खतरा महसूस हुआ। घूमकर उसने देखा कि एक काफ़ी बड़ा सैलामेंडर उस पर छलांग लगा रहा है। एलिस्टर जवाबी हमले के लिए तैयार था, उसके पंजे सुनहरे माने से चमक रहे थे। लेकिन इससे पहले कि वह हमला कर पाता,
क्रैक्यूम, बैंगनी बिजली सैलामेंडर पर बरसी, जिससे वह हवा में ही झुलस गया। ड्रैवन एलिस्टर के बगल में धड़ाम से उतरा और तेजी से गिरे हुए सैलामेंडर को निगल गया। एलिस्टर ने आश्चर्य से देखते हुए कहा, मुझे नहीं पता था कि तुम राक्षसों को खाते हो। ड्रैवन ने थोड़ा चौंकते हुए ऊपर देखा और जवाब दिया, क्या तुम मजाक कर रहे हो? क्या ऐसे जीव हैं जो पदार्थ के लिए कुछ नहीं खाते? एलिस्टर की अभिव्यक्ति गंभीर बनी रही क्योंकि उसने दोहराया, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ ड्रैवन। मुझे नहीं पता था कि तुम सिंडर और टेरा खाते भी थे। ड्रैवन ने अपना सिर झुकाया, स्पष्ट रूप से हैरान। लेकिन क्या यही कारण नहीं है कि तुमने दूसरों को छोड़ने की अनुमति ली, जीविका खोजने और मजबूत होने के लिए? एलिस्टर ने अपनी कनपटी को रगड़ते हुए आह भरी। तुम इतने समय तक बिना कुछ खाए कैसे रह रहे हो? हम तुम्हारी जादुई शक्ति पर निर्भर थे। एलिस्टर ने भौहें सिकोड़ी। यह मुझे ज्यादा समझ में नहीं आया, आगे समझाए। ड्रैवन हिचकिचाया, सही शब्द खोजने के लिए संघर्ष कर रहा था। यह जटिल है मेरे प्रभु, आपकी उपस्थिति और आपका जादू, ये हमें किसी तरह से बनाए रखता है। मुझे लगता है कि टेरा ऐसी चीज़ों को बेहतर तरीके से समझा सकती है। इससे पहले कि ड्रैवन कुछ और बोल पाता, सिस्टम ने एलिस्टर के विचारों को दोहराया। डिंग, एक अधिपति की उपस्थिति ड्रैगन जाति के विकास को बढ़ावा देती है और उसका समर्थन करती है। एलिस्टर धीरे धीरे समझ गया। तो मेरा मन अकेले ही आपको बनाए रखने और आपकी वृद्धि में मदद करने के लिए पर्याप्त है। बिल्कुल, हालांकि वास्तव में कुछ खाना कहीं बेहतर है, ड्रैवन ने पुष्टि की। एलिस्टर ने सिर हिलाया, फिर पूछा, तुमने अब तक खाने के लिए क्यों नहीं कहा? ड्रैवन थोड़ा शर्मिंदा लग रहा था। मुझे लगा कि यह तुम्हारा मौन निर्णय था कि हम तुम्हारी जादुई शक्ति पर निर्भर रहें, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि तुम्हारे पास बहुत सारी जादुई शक्ति है। एलिस्टर ने धीरे से ठहाका लगाया। ठीक है, मुझे लगता है कि अब ये समझ में आता है। लेकिन अगर तुम्हें खाने की ज़रूरत है तो मुझे बताने में संकोच न करें। मैं चाहता हूं कि तुम सभी अपने सर्वश्रेष्ठ पर रहो। जैसे ही एलिस्टर अपनी छापेमारी जारी रखने वाला था, एक अशुभ सिस्टम अधिसूचना दिखाई दी। चेतावनी, तुम्हारे 12 वाइवन मर चुके हैं। एलिस्टर की आंखें चौंक कर चौड़ी हो गईं। क्या? इससे पहले कि वह पूरी तरह से जानकारी को समझ पाता, टेरा की आवाज़ उसके दिमाग में गूंज उठी। मेरे प्रभु, मनुष्यों का एक समूह आ रहा है। वे पहले ही हमारे 12 रिश्तेदारों को मार चुके हैं। एक समूह मनुष्य है, एक गिल्ड, एलिस्टर ने चौंक कर कहा, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। किसी दूसरे गिल्ड की छापा मारने वाली टीम होगी। अगर वे 12 वाइवन की जान लेने में सक्षम हैं तो वे वाकई बहुत मजबूत होंगे। और साथ ही बहुत कुशल भी होंगे, जो आसमान में इतने ऊपर राक्षसों को निशाना बना सकते हैं। इससे पहले कि वह आगे कुछ सोच पाता, एलिस्टर को परस्पर विरोधी भावनाओं में एक अजीब सी उछाल महसूस हुई। वह एक पल पहले शांत था, लेकिन फिर अचानक कहीं से यह आया, क्रोध। लेकिन जितना वह बता सकता था, यह उसका नहीं था। अचानक सिंडर की क्रोधित आवाज़ उसके विचारों में गूंज उठी। कैसे? उनकी हिम्मत कैसे हुई? मात्र मनुष्य हमारे रिश्तेदारों को मार रहे हैं। ऐसा पाप है जिसे माफ़ नहीं किया जा सकता। इसे मेरे ऊपर छोड़ दीजिए मेरे स्वामी। मैं व्यक्तिगत रूप से इन मनुष्यों को ऐसा सबक सिखाऊंगा जिसे वे कभी नहीं भूलेंगे। उनकी हिम्मत कैसे हुई हमारे लोगों पर हाथ उठाने की? एलिस्टर ने ये शब्द एक जानी पहचानी आवाज़ में सुने, फिर भी बोलने का तरीका उसे अजीब लगा। एलिस्टर मनुष्यों से संपर्क करने से बचने के लिए सिंडर को पुकारने ही वाला था, लेकिन तभी एक और सिस्टम नोटिफिकेशन दिखाई दिया। डिंग, क्वेस्ट प्राप्त हुआ। एक अधिपति की जिम्मेदारी। एक अधिपति बनने वाले के रूप में अपने लोगों के प्रति आपका कर्तव्य हमेशा पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। आपको अपने लोगों की मौत का बदला लेना चाहिए। उद्देश्य, जिम्मेदार व्यक्ति को दंडित करना और अपने रिश्तेदारों का बदला लेना। इनाम, एज योर रॉक समन कंडिट। विफलता दंड, सभी आंकड़े स्थायी रूप से 100 से कम हो जाते हैं। एलिस्टर की आंखें सिकुड़ गईं जब उसने खोज को पढ़ा। यह अभी जटिल हो गया है। एलिस्टर की आंखें खोज अधिसूचना पर टिकी रहीं और उसने बड़बड़ाया, लेकिन यह ऐसी खोज नहीं लगती जिसे मैं विफल होने का जोखिम उठा सकता हूँ। उसकी आवाज़ सिंडर, ड्रैवन और टेरा को मानसिक रूप से गूंजी, उसकी अभिव्यक्ति गंभीर। मुझे आप तीनों को तुरंत वापस लौटने की ज़रूरत है। हम और समय बर्बाद नहीं कर सकते। सिंडर अभी भी गुस्से से उबल रही थी, रुकी जबकि वह उस जगह की ओर बढ़ गई जहां वह अपने गिरे हुए रिश्तेदारों को महसूस कर सकती थी। लेकिन मेरे प्रभु, हमें, क्या आप मुझसे बात कर रहे हैं? एलिस्टर ने उसे तेजी से रोका। सिंडर की आवाज़ उसके गले में ही दब गई और वह चुप हो गई। एलिस्टर ने अपनी आवाज़ को दृढ़ रखते हुए कहा, मैं अपने लोगों को व्यर्थ नहीं मरने दूंगा। मैं जो भी जिम्मेदार होगा उसे सजा दिलवाऊंगा, लेकिन अगर तुम तीनों यहाँ हो तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम मेरी पहचान बता दोगे, जो शहर वापस जाने पर चीज़ों को जटिल बना सकता है। टेरा और ड्रेवन ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए सिर हिलाया।
समझ गया मेरे प्रभु। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, उनकी फिल्में धीरे धीरे प्रकाश के कणों में विलीन हो गईं, मन के स्थान पर वापस आ गईं। यूं समझ गया मेरे प्रभु, सिंडर ने अनिच्छा से कहा। उसका शरीर अब हवा में चीजों को घोलना शुरू कर रहा था। एलिस्टर के हाथ उसकी इन्वेंट्री में पहुंच गए। फैंटम स्पेड का मुखौटा निकाला, फिर उसने उसे पहना। उसकी आवाज़ अचानक गहरी हो गई। और सिंडर, जब ये सब खत्म हो जाएगा तो तुम्हें और मुझे बात करनी होगी। समझ में नहीं आया मेरे प्रभु। अच्छा, अब मैं जाकर पता लगाऊंगा कि हत्यारा कौन है। बोलते समय उसने अपने काले दुपट्टे का किनारा नीचे किया, उसे थोड़ा सा एडजस्ट किया क्योंकि उसकी पीली आंखें चमक उठीं। डॉट डॉट डॉट। अन्या और उसकी टीम सावधानी से ऊबड़-खाबड़ इलाके में आगे बढ़ी। हवा में सल्फर की गंध और सैलामेंडर की धीमी गड़गड़ाहट थी। सूरज ऊपर था, चट्टानी परिदृश्य पर लंबी छाया डाल रहा था। वे पहले से ही गठन में थे। मेला ऊपर हवा में थी, जबकि अन्या और अन्य लोग खतरनाक जमीन पर अपना रास्ता बना रहे थे। मेला अपनी धातु की संरचना के साथ हवा में उड़ रही थी। उसने तलवारों से वाइवन को निशाना बनाया। उसकी रचनाएं उन्हें लॉन्च करती हैं, उन्हें छेदती हैं और उन्हें दुर्घटनाग्रस्त कर देती हैं। धातु के टुकड़े जो विस्फोटक बल के साथ वाइवन की खाल को छेदते हैं। प्रत्येक हत्या के बाद उसकी आंखों में संतुष्टि की एक क्षणिक झलक दिखाई देती है, क्योंकि वह एक और हमले के लिए अपनी स्थिति को समायोजित करती है। मेला, उन वाइवन को हमसे दूर रखो, हम सैलामेंडर से भिड़ने वाले हैं। आन्या ने पुकारा। उसकी आवाज़ गरजती हवाओं के कारण मुश्किल से सुनाई दे रही थी। मेला की आवाज़ संचारक के माध्यम से फटी हुई थी। समझ गया गिल्ड मास्टर, मैंने हवाई खतरों को कवर कर लिया है। जमीन पर आन्या ने अपने मुखों से हमले का नेतृत्व किया। हलजोर, उसके विशाल गॉन्टलेट्स ने विस्फोटक मुखों के साथ सैलामेंडर की पंक्तियों को तोड़ दिया। प्रत्येक प्रहार से जमीन कांपने लगी। नायरा जीवों के बीच से भागी। उसके ब्लेड चमक रहे थे क्योंकि उसने सैलामेंडर का गला काटकर उन्हें मार डाला। थोरिन का ध्यान तेज था क्योंकि उसने अपने नंगे हाथों से सैलामेंडर के वार को रोका। उसने देखा कि हेलजोर के गॉन्टलेट्स ने दूसरे सैलामेंडर को कुचल दिया, जिससे उसके अवशेष चट्टानी सतह पर फिसल गए। छाया की तरह आगे बढ़ते हुए नायरा ने जीवों के स्थानों पर महत्वपूर्ण पैर की मांसपेशियों पर प्रहार किया, उन्हें स्थिर कर दिया और फिर खत्म कर दिया। हमें दूसरी तरफ जाना है, आन्या ने चिल्लाते हुए अपनी टीम को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। जैसे ही वे आगे बढ़ रहे थे, युद्ध के मैदान में एक दहाड़ गूंज उठी। आन्या ने देखा कि एक सैलामेंडर हवा में तेजी से उड़ रहा था, जो दूर से उछाला जा रहा था। वह जीव एक जोरदार धमाके के साथ उतरा। आन्या से बस कुछ इंच की दूरी पर उसका विशाल शरीर उसके सामने फैल गया। आन्या की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। किसने इसे हमारी तरफ भेजा? इससे पहले कि वह स्थिति को समझ पाती, अराजकता के बीच से एक आवाज़ कटी, शांत और कुछ हद तक खुश। अच्छा, ये थोड़ा ज्यादा लगता है, लेकिन ओह ठीक है, अब मेरे पास कोई विकल्प नहीं है ना? आन्या आवाज़ के स्रोत की ओर मुड़ी। उसकी नज़रें सिकुड़ गईं क्योंकि वह दुर्घटना से उठी धूल में स्पीकर को खोज रही थी। धीरे धीरे दूरी पर दो पीली आंखें दिखाई दे रही थीं, और तभी एक नकाबपोश व्यक्ति उभरा, पूरी तरह से काला और एक अजीब काला मुखौटा पहने हुए। फिर वे बोले। उनकी आवाज़ उनके आसपास के वातावरण को कंपन दे रही थी। अब मुझे बताओ, तुम में से कौन वाइवन का शिकार कर रहा है?